सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं आपको सुमैया रिजवान खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस आज हो रहे हैं और वोटिंग का अमल सुबह से शुरू हो गया था और ये शाम 5 बजे तक बिला तात्तुल ये वोटिंग जारी रहेगी। लेकिन इस दफ़ा के इंतखाबात मुनफरिद इसलिए हैं कि ये खित्ता जिसकी तकरीबन 15 लाख की आबादी है, यहाँ पर कभी ऐसे मनाजिर देखने को नहीं मिले। हर तरफ यहाँ पर पार्टी परचमों की बाहर नजर आई। खासकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर कैंपेन चलाई और उसके बाद हमें देखा कि ज़ाहिर तहरीक इंसाफ के वुज़रा भी हमें यहाँ नजर आए। फिर मरियम नवाज वहाँ पर अपनी कैंपेन चलाती हुई नजर आई। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि तकरीबन 1 महीने गिलगित बल्तिस्तान में रहे, उस खित्ते के तकरीबन तमाम इलाकों में वो गए। जो लोग गिलगित बल्तिस्तान जा चुके हैं, जो वहाँ पर रहते हैं, वो तो खैर जानते ही हैं कितने दुश्वार गुजार रास्ते हैं वहाँ के। वहाँ ट्रैवल करना, एक एक जगह जाना कोई इतना आसान काम नहीं है। लेकिन असल जो आज 23 हल्कों में इंतखाबात हो रहे हैं, जो आज गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने चुनना है कि आज वो किसको वोट देंगे। मैं जानती हूँ वहाँ के अवाम बहुत बाशऊर हैं। वहाँ पर बच्चा बच्चा जानता है कि उसके हुकूक क्या हैं। तो आज आपने रंगो नस्ल से बालातर होकर उसको वोट देना है। ये पैगाम मैं इसलिए पहले दे रही हूँ कि उसके बाद हम डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। उसको वोट देना है नाजरीन जो वाकई आपके मसाइल हल करे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए मेरा पैगाम है, आप जानते हैं आपके हुकूक क्या हैं, वो आपके आईनी हुकूक जिसके लिए आप बहुत अरसे से जद्दोजहद कर रहे हैं। तो आपने समझ के सोच के, क्योंकि आप एक संजीदा कौम है, आपके मसाइल भी बहुत संजीदा हैं, तो आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखकर वोट देना है और अपने आखिर राय दही का इस्तेमाल ज़रूर करना है। अपने घरों से निकलना है। मौसम सर्द है तो ये भी कहा जा रहा है कि टर्न आउट थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वहाँ के शहरी निकलेंगे और अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले नदीम खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ वहाँ से मौजूद हैं, उनसे अपडेट लेते हैं, फिर डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। नदीम, बताइएगा वोटिंग का अमल कैसा है वहाँ पर, अभी क्या टर्नआउट देख रहे हैं, लोग सुबह से निकले हैं, क्या गहमा गहमी इलेक्शन की आज? जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान के अगर सर्द मौसम के साथ अगर आज के इलेक्शन की बात करते हैं तो जितना मौसम सर्द है इतना लोग जो हैं वो पुरजोश हैं। और लोग जो हैं सुबह के टाइम में जो हमें लोग जो हैं इतनी तादाद में नज़र नहीं आ रहे थे, मगर अब जितने जो पोलिंग स्टेशन है जिनका हमने विज़िट किया है वहाँ पे हमें बड़ी तादाद में लोग जो हैं पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। और इस वक्त हम जिस पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं और जिस हल्के में मौजूद है, ये हल्का नंबर 2 है। इस हल्के की अफादियत और अहमियत कुछ इस तरह से है कि इस हल्के से ही साबिक़ जो हुकूमत के वज़ीर आला थे हाफिज़ुर रहमान मुस्लिम लीग नून के यहीं इसी हल्के से मुंतखब हुए थे, वज़ीर आला बने थे। और इनका मुकाबला जो है वो पीपल पार्टी के साबिक़ डिप्टी स्पीकर हैं जमील अहमद, उनसे कांटे का मुकाबला है। इसके साथ साथ फतहुल्लाह खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी हैं, अच्छा। उनके साथ भी जो अगर इस हल्के की बात करते हैं तो बड़ी अहमियत का हामिल है। और यहाँ पे जो है कांटे का मुकाबला है और यहाँ पे लोग जो है बड़े पुरजोश हैं। सर और बालाई इलाकों में जो है इस वक्त बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है। और यहाँ पे जहाँ पे हम मौजूद हैं यहाँ के पहाड़ों पे भी जो है कल रात से जो है वो बर्फबारी हुई है। तमाम पहाड़ जो है उन्होंने बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली है, मगर इसके बावजूद जो है लोग पुरजोश हैं, घरों से निकल आई। और हमें एक चीज़ यहाँ पे खुश इस तरह दिखाई दी है कि ख़वातीन की एक बड़ी तादाद जो है वो घरों से निकल आए। उन्होंने जो है अपना जो कौमी फ़िज़ा है, जो हक़ राय दही का इस्तेमाल किया, वो बड़ी तादाद में आए। और उन्होंने जो है एक चीज़ और भी हमें यहाँ पे दिखाई दी कि बुज़ुर्ग ख़वातीन जो हैं वो भी बड़ी तादाद में आए, उन्होंने अपना वोट का इस्तेमाल किया। यहाँ पे बुज़ुर्ग शहरी भी आए और मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे हमें यह देखने को मिला कि वहाँ पे जो उन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल किया। अब जिस हल्के में हम मौजूद हैं, हल्का नंबर 2, यहाँ के जो वोटर्स हैं वो काफ़ी पुरजोश हैं, पुरुमीद भी हैं और हर एक का ये चाहता है कि उनका उम्मीदवार जो है वो बाजी ले जाए। तो नदीम, आप ज़ाहिर आप ये तमाम कैंपेन भी कवर करते रहे और आज वो दिन आ गया है जब लोगों ने चुनना है कि वो किसको ज़ाहिर चुनेंगे, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी हो। लेकिन ज़्यादा आपको किसका ज़्यादा जोर लगता है? क्योंकि तजियाकार तो ये भी कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ही होगी, वो जीतेगी, लेकिन पीपल्स पार्टी का दूसरा नंबर आ सकता है। लेकिन जिस हल्के में हल्का नंबर 2 की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, क्या रुझान है लोगों का, किसको वोट देने के लिए यहाँ पर आए वो आज?
अच्छा, अभी हमने जो हल्का नंबर 2 में बहुत सारे पोलिंग स्टेशन का आज हमने विजिट किया। यहाँ पे हमें मिला जुला सा रुझान दिखाई दिया। अच्छा। किसी जगह में हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन बेहतर दिखाई दी, किसी जगह पे हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग की पोजीशन बेहतर दिखाई दी, और बास पोलिंग स्टेशन पे हमें पीपल पार्टी की पोजीशन जो है वो निहायत मुस्तकम दिखाई दी। अच्छा। गिलगित बल्तिस्तान में हमेशा से ये रिवायत रही है कि वफाक में जिसकी हुकूमत रही है उन पे लोग जो है ज़्यादा उसकी तरफ मुतवज्जो होते हैं कि उनके मसाइल जो हैं वो वफाक से हल होते हैं। तो हमें इस दफ़ा जब से अबूरी आइनी सूबे का ऐलान हुआ है, इसके बाद से लोग जो हैं और ज़्यादा पुरजोश हुए हैं, लोग जो हैं घरों से निकल आए। इस वक्त हमारे साथ वैसे कुछ वोटर्स मौजूद हैं, इनसे भी इनकी राय जानते हैं कि इस शदीद मौसम में ये घरों से निकल आए हैं, कैसा जज्बा है इनका। क्या कहेंगे जी, आप घरों से बाहर निकल आए हैं, कैसा जज्बा था, और शदीद सर्दी भी है, क्या कहेंगे इस पर? बस वोट डालने के लिए हम बाहर निकले हुए हैं। असल में ये है कि इस वक्त जो गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं, ये पाकिस्तानी सियासत के ऊपर बहुत बड़े उनका ज़्यादा असर हो रहा है, क्योंकि पीडीएम तहरीक जो है ना, उसका मुस्तकबिल इन इलेक्शन के नताइज के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये समझते हैं कि पीडीएम का मुस्तकबिल जो है इस कैसे इसको आप कहते हैं कि उसका मुस्तकबिल इस वक्त पीडीएम की तहरीक जो मुल्क गिर लेवल पर मतलब ज़ोर शोर के साथ जो चल रही है ना, इस इलेक्शन के बाद मतलब कि उसके ऊपर डायरेक्ट असर पड़ने वाला है। अच्छा, यहाँ पे लोगों का ये भी कहना है कि जो पीडीएम की जो तहरीक चल रही है गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के बाद जो है चलें, ये लोगों का मौक़िफ़ है। ज़ाहिर जो यहाँ के लोग हैं वो बड़े बाशऊर हैं, सियासत में दिलचस्पी भी रखते हैं। नदीम, फिल वक्त आपका बहुत शुक्रिया। आप ज़रा ज़ाहिर है ये 1.25 लाख वोटर्स ऐसे हैं जो पहली बार अपना आखिर राय दही इस्तेमाल करेंगे, और जिस तरह से आप देख रहे हैं मौसम सर्द है और कई इलाके ऐसे हैं जहां बर्फबारी भी शुरू हो गई, फिर भी फिलहाल तो हमें लगता है टर्नआउट ज़्यादा है, लोग बाहर निकले हुए हैं और लोग आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। खास करेंगे मुझे कराची स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, चीफ न्यूज़ ऑफिसर हैं बोल न्यूज़ के, फैसल अजीज़ खान साहब। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तायरा औरंगज़ेब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद होंगी, और उस्मान सईद बसर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। फैसल साहब, जब हम बात करते हैं आज के इंतखाबात की, ज़ाहिर है ये बहुत ही गैर मामूली वहाँ की सूरत हाल तो है, लेकिन वहाँ के जो मसाइल हैं वो पुराने हैं। उनको आईनी हुकूक चाहिए, अपने वहाँ के लोगों को अपने मसाइल का हल चाहिए, लेकिन वहाँ के लोगों को ये बहुत ज़रूरी है समझना कि कौन उनके मसले हल करेगा। आप क्या कहेंगे? ज़ाहिर आपने भी वहाँ का दौरा किया, वहाँ के मसाइल हल करने का आप समझते हैं वाकई वफाकी हुकूमत कर सकती है, या पीपल्स पार्टी जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त मुहिम चलाई है? देखिए, इसके 2-3 पहलू हैं जो हम सुबह से बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो पिछले 1-2 घंटे गुजरे हैं इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आई हैं। लेकिन बुनियादी चीज़ ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता है। जी हाँ। वहाँ लोग MA, MSc, MBA, BA यूजुअल मिलते हैं। जी हाँ। वहाँ के लोग बेचैन हैं, डिबेट करते हैं, सबकी बात सुनते हैं, सबके जलसों में जाते हैं। एक जलसे से निकलते हैं, दूसरे के जलसे में जाते हैं, दूसरे से निकलते हैं, तीसरे के जलसे में जाते हैं, सबसे बातें सुनते हैं। अच्छा, यहाँ का रुझान ये कि तीसरा सियासी इलेक्शन हो रहा है। पहला जब सियासी इलेक्शन हुआ पॉलिटिकली, तो पीपल्स पार्टी की वफाक में हुकूमत थी और गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई। दूसरा जब हुआ तो मुस्लिम लीग नून की वफाक में हुकूमत थी, वहां पे नून की हुकूमत आ गई। अब ये कहना कोई मुश्किल बात नहीं कि यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जितना भी उसने कैंपेन चलाई, जितना बड़ा स्ट्रगल किया, बेहतरीन बिलावल ने महीना गुजारा, लेकिन वो उनको फ्यूचर में काम आएगा। मेरी राय में इस इलेक्शन में उनको रिजल्ट मिलने वाले नहीं है। और मरियम साहिबा का भी जो हाजिरियां थी, 2 दफ़ा वो 3 दफ़ा तशरीफ ले गई, 2-3 जगह पे उन्होंने किए, उनको भी कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि वहां के लोग समझते हैं कि जिसको हम वोट देंगे वो हमें डिलीवर करेगा। तो हिस्ट्री इसकी ये है, वफाक भी जिसकी हुकूमत होगी ये। अब सिनेरियो थोड़ा सा चेंज ये है कि CPEC एक नए टर्न के ऊपर है। CPEC टेल के ऊपर बहुत ज्यादा बन गया है, गवादर वाले साइड पे बहुत डेवलपमेंट हो गई है, जो इसका जहां से शुरू हो रहा है वहां पर नहीं, और इसका लीगल एक फ्रेमवर्क वो डिजाइन हो चुका है। उसमें हमने देखा मिलिट्री और सिविल क़यादत एक मैप के साथ है। पाकिस्तान बहुत क्लियरिटी के साथ कश्मीर के साथ खड़ा, इसके CPEC के साथ खड़ा हुआ है, चाइना के साथ खड़ा हुआ है। अब ये जो इलेक्शंस हैं इसमें लोगों के पास कोई दूसरी राय नहीं है कि वो वफाक को वोट दें, आगे जाए। लेकिन ये जो हम 23 सीटों की बात करते हैं, 24 हैं, 23 पे इलेक्शन हो रहा है, एक साहब का इंतकाल हो गया PTI के, वहां के जो सरबराह हैं। 7 लाख वोटर्स हैं, तकरीबन 1.25 लाख नए वोटर्स हैं। 12 सीटों के ऊपर जो है वो CM ने आना है। और जिस तरह की कैंपेन इमरान खान शुरू में जाके चला चुके हैं इलेक्शन से बहुत पहले, और
वुज़रा ने जाके चलाई है। अब हर आदमी के सामने, जो गिलगित बल्तिस्तान का एक आदमी है, कि जो मैं बात कहूंगा, जो मेरा मसला है, उस मसले का हल बिलावल के पास है अभी। क्या वो सिंध गवर्नमेंट के बजट में से गिलगित पे लगाएंगे? अगर जीत जाती है, पीपल्स पार्टी को जितवाएं तो वो देंगे। तो पीपल्स पार्टी का सिंध का और वफाक के रिलेशनशिप सबके सामने। मुस्लिम लीग नून को अगर जितवाते हैं तो मुस्लिम लीग क्या करेगी? तो जितवाना उन्होंने पीटीआई को ही है। अब पीटीआई के साथ मसाइल की फहरिस्त किया है और सोल्यूशन की फहरिस्त किया है। इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए कि शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म गिलगित के लोगों के मसले क्या हैं। क्या वो एनजीओज के थ्रू ही अपनी जिंदगी आसान बनाते रहेंगे या वाकई वफाकी हुकूमत जाएगी, चीज करेगी? दूसरा, सूबे की जो हैसियत है उस पर तरमीम आ रही है। उसमें अगर आएगी तो फिर बड़ा एक चेंज आ सकता है। अगर उसमें सूबाई मामला वैसे रहा, साउथ पंजाब जैसा टाल मटोल वाला, तो सिनेरियो फिर क्या होगा? बेचैनी में इजाफा होगा। ये मोटी मोटी 3-4 चीजें। बिल्कुल। और एक चीज और है, मैं चाहूंगी उस पर भी आप कमेंट कर दें। फिर मैं कुंवर दिलशाद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, उनके पास भी जाएंगे। कि जब हमने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत देखा, एक कमेटी बनी थी सरताज अजीज की सरबराही में, उस पर बात भी हुई थी, लेकिन वही सीटों की बात रह गई थी कि वही जो आईनी हुकूक है उनके, कि सीटों की तादाद ज्यादा हो गिलगित के लोगों की, वो वहां पर अटक जाते हैं मामला। फिर कोई भी हुकूमत, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हो, मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टेस्ट केस है ही, दीगर जमातों के लिए भी, आपको लगता है कि इस पर भी सिर्फ ज़बानी कलामी बातचीत होगी या काम भी होगा? देखिए, ये एक बहुत क्लियर सिनेरियो है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, उनका मिलिट्री हमारी एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुक कैसा था? सही। ये बड़ा सेंसिटिव मामला है गिलगित बल्तिस्तान का। इंडियन क्लेम्स, प्रोपेगेंडा मामला। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है DGI-SPR की और हमारे वजीर खारजा की, उसने बहुत चीजें खोल कर रख दी है। पाकिस्तान ने इंडिया को लाके एक चौक के ऊपर फोड़ दिया कि तुम क्या कर रहे थे। सेक्टेरियन मसाइल क्रिएट कर रहे थे, पैसा दे रहे थे, दहशतगर्दी करवा रहे थे। तो एक चीज ओपन हो गई कि इंडिया क्या कर रहा था। अच्छा, अब अगर हम इस सारे सिनेरियो को देखें, ये वाली जो हुकूमत है इसका मिलिट्री सिविल रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। और कुछ मीटिंग्स भी ऐसी हुई हैं जिसके अंदर गिलगित के फ्यूचर के हवाले से राय ली गई है और एक विजन है, एक पूरा प्लान है। और चीन चाहता है कि सारे सिनेरियो को बहुत पॉजिटिवली आगे बढ़ाकर डिलीवरी की साइड पर ले जाया जाए, जैसे कि बलूचिस्तान के अंदर गवादर को बहुत स्पीड से आपने काम करके आगे ले आए। तो इसका स्ट्रक्चर चेंज होना है। अब देखते हैं कितनी जल्दी चेंज होगा, क्योंकि उससे सीपैक से पाकिस्तान को फायदा होना है। और चीन के बारे में इमरान खान साहब बहुत क्लियरली कह चुके हैं कि हम अपना मुस्तकबिल चीन के साथ देखते हैं। पॉइंट टेकन, बिल्कुल ऐसे ही है। कुंवर साहब, जाहिर है ये बात मुख्तलिफ जमातें कहती रही, इल्जामात धांधली के लगते रहे, फिर जाली पोस्टल पेपर जारी करने की बात भी होती रही और ये कहा गया कि ये धांधली ना हो इलेक्शन में, जैसे 2018 में हुई। ये मुस्लिम लीग नून का भी मौक़िफ़ था, पीपल्स पार्टी का भी मौक़िफ़ था। ये धांधली की जब बातें होती हैं और ये जब अपोजिशन की जमातें धांधली के इल्ज़ामात लगाती हैं और फिर किसी भी ज़ाहिर जब खित्ते में इस तरह के इंतखाबात हो रहे होते हैं और वफाकी हुकूमत को वोट मिलता है, वो जीत जाती है, जो हुकूमरान जमात होती है, तो फिर आगे इस चीज़ को कैसे लेके चलता है इलेक्शन कमीशन? क्योंकि इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्तें भी आई, शिकायत भी आई, उनको कैसे टेकअप किया गया वो भी आपके सामने। आप किस तरह देख रहे हैं कि वाकई इलेक्शन कमीशन की ये सलाहियत है कि वो उन तमाम तर चीज़ों का ज़ाला कर सके जो तमाम तर जमातें इल्ज़ामात लगा रही हैं धांधली के? कंवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कंवर साहब से रब्ता हमारा मुनक़ता हुआ है और ज़ाहिर है ये वो बात है जो कि पीपल्स पार्टी ने भी कही, मुस्लिम लीग नून ने भी कही कि यहाँ धांधली की जा रही है। ये भी कहा गया कि यहाँ पर पैसे लोगों को बांटे जा रहे हैं, लोगों को ख़रीदा जा रहा है। और ये इल्ज़ाम गंडापुर साहब पे भी लगाया गया जो वहाँ पर इलेक्शन कैंपेन फैसल साहब चला रहे थे। और फिर उसके बाद जाली पोस्टल पेपर जारी करने का भी कहा गया। तो फैसल साहब, ये क्या सूरत हाल है? आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो ये चीज़ों को देख सकता है, कर सकता है? देखिए, ये इल्ज़ामात लगाना तकरीर के अंदर, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, ये अलग मामला है। इनको इलेक्शन कमीशन के पास तहरीरी तौर पर जाना चाहिए, तो इसका कोई कानूनी तौर पर इस पर कुछ हो सकता है। लेकिन अमूमन होता यही है कि इल्ज़ामात जो है वो सारी जमातें लगा देती हैं और खुलकर लगा देती हैं। पैसे चलाने से मुतालिक कर देती हैं, मंसूबे ऐलान करने से मुतालिक कर देते हैं, वुज़रा गए उससे मुतालिक कर देती हैं। और पाकिस्तान में तो रूटीन वाला मामला ही है और इन चीज़ों को उस तरह से नोटिस भी नहीं लिया जाता। लेकिन बहरहाल मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के इल्ज़ामात का एहतराम है, लेकिन तहरीरी तौर पर वो इलेक्शन कमीशन में जाएं। वो गए हैं। चले मैं तायरा साहबा से पूछूं। तायरा औरंगजेब साहबा भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। तायरा साहबा, ये आप लोग के ज़ाहिर इल्ज़ामात भी थे धांधली के, जाली पोस्टल पेपर जारी करने के हवाले से भी आप लोगों ने बात की, लेकिन आज इलेक्शन का दिन आ चुका है। अब आज ज़ाहिर पता चल जाएगा कि अवाम किसको चुनते हैं। कितने पुर उम्मीद हैं आप लोग आज के लिए?
बात हुई कि जब वहाँ पर मैंने जलसे देखे मजहूर नवाज साहिबा के और बिलावल भुट्टो साहबा के, बिलावल भुट्टो साहब के, तो मैंने जब ये देखे जलसे तो मैंने अवाम की तादाद उसमें जब कसीर तादाद देखी तो मीडिया दिखा रहा था उसमें सिर डरने की जगह नहीं थी और बड़ी ही मुस्बत बातें की बिलावल जरदारी भुट्टो ने भी अपने जलसों में और मोहतरमा मजहूर नवाज साहिबा ने भी वहाँ के अवाम के लिए। और जो बातें मैं तो हैरान हूँ कि ये किस किस्म के किस पार्टी के वजीर है, ना इन्हें बहन की तमीज है, ना माँ की, ना बेटी की, न किसी इशू की बातें करनी चाहिए थी उस जगह के मुतालिक, सूबे के मुतालिक, और बातें वो कर रहे थे मरियम नवाज साहिबा की खूबसूरती के मुतालिक। ये इनकी सोच है, लानत है इनकी सोच पे। वहाँ के अवाम इकट्ठे हुए अपने मसाइल के हल के लिए जलसा गाँव में, और ये उन्हें आगे से क्या मैसेज दे रहे हैं। मुझे ये उम्मीद है कि अगर इलेक्शन आज क्लियर हो रहा है तो इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये इलेक्शन बिल्कुल सही तरह से जीतेगी, की शायद एक सीट भी ना आ सके। अच्छा, ये डिपेंड करता है इस बात पे कि इलेक्शन कमीशन इस इलेक्शन को कितना शफाफ और कितना सही करवा रही है, क्योंकि मैं तो वहाँ मौजूद नहीं, हम तो सिर्फ ये वहाँ से मीडिया की खबरें ले सकते हैं। अगर ये इलेक्शन फेयर हुआ तो वहाँ के लोगों को पता है कि वो भी पंजाब का सूबा नहीं बना सके जो इनके इलेक्शन का मंशूर था पीटीआई का। तो ताहिरा साहिबा, वहाँ के मसाइल तो आप जानती हैं ना, ज़ाहिर है पहले आप लोगों की हुकूमत थी और जो वहाँ के मसाइल हैं गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के वो तो आपको मालूम ही होंगे ना कि उनके पास ना सेहत की सहूलियात हैं, ज़ाहिर है वहाँ पर ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ज़ाहिर है वहाँ पर लिटरेसी रेट तो हाई है लेकिन लोग तालीम की सहूलतों के हवाले से बात करते हैं। फिर सबसे ज़्यादा जो एक ज़िंदगी गुजारने की सहूलियात होती हैं, इंटरनेट की सहूलियात होती हैं, दीगर उनके आइनी मसाइल हैं। ज़ाहिर आप लोगों ने वहाँ हुकूमत की है, आपसे बेहतर कौन जान सकता है फिर ये दावे करना अपने इलेक्शन कैंपेन में कि हम आपके मसाइल हल करेंगे। जो पिछली हुकूमत थी आपकी उसमें अगर आपने हल नहीं किए तो आगे कैसे हल करेंगे, जबकि अब आपके वफाक में हुकूमत भी नहीं है। बल्तिस्तान में हमारे चीफ मिनिस्टर थे जी, उसके दौर में बहुत मसाइल हल ही हुए और ये किसी भी हुकूमत के पास इतना वो रिसोर्सेज नहीं होते कि वो हर एक जगह पूरे मसाइल हल कर सके। अच्छा, मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में वहाँ पर बहुत कंस्ट्रक्शन हुई, रोड भी बनी, वहाँ पे स्कूल भी बने, यूनिवर्सिटी भी बनी। तो इससे ये साबित होता है कि वहाँ के लोगों की बेसिक नीड्स जो थी वो तो एजुकेशन है, हेल्थ भी है, और हेल्थ के ऊपर भी जो काम मुमकिन हो सकता था वो किया गया। अच्छा, वहाँ के अवाम को सहूलत पहुँचाएगी, ये समझदार किया। पॉइंट है यानी आप कहेंगे जितना हम कर सकते थे हमने किया, और अब जो दावे किए गए इलेक्शन कैंपेन में कि जो मसाइल नहीं हल कर सके वो आगे करेंगे, वो कैसे करेंगे अब उस बारे में तो जाहिर है ना आप बता सकते हैं, और वो जाहिर है वो आवाम जो आपको वोट देंगे वो कैसे जानेंगे। चले पॉइंट, लेकिन मैं दोबारा आऊँगी उस्मान सईद बसरा साहब। कैंपेन चलाई गई वुज़रा की जानिब से, इस पर ही बहुत तनकीद की गई कि जो हुक्मरान जमात होती है उनके वुज़रा के कैंपेन इस तरह नहीं चला सकते। वज़ीर आज़म ने जो तकरीर की आके उस पर भी बहुत तनकीद हुई, उबूरी सूबा बनाने के हवाले से उन्होंने बात की। ये सारी बातें एक तरफ, लेकिन वहाँ के मसाइल एक तरफ। अब आप लोग ज़ाहिर इक़्तिदार में हैं, मसाइल वहाँ के हल कैसे करेंगे? ज़्यादा तो यही सर्वे भी कहता है, वहाँ पर जो अभी तक बातचीत हुई है कि वोट अगर आप लोगों को ज़्यादा मिल जाते हैं, आप लोग वहाँ पर हुकूमत बना लेते हैं, तो फिर वहाँ के मसाइल हल कैसे करेंगे? क्या सोचा है, क्या प्लान है आप लोगों के पास? बसरा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तारा औरंगजेब बात करी, उस पर एक छोटा सा कमेंट कर लूं। उन्होंने बड़ी वैलिड बात की है, उन्होंने कहा कि हमने वहाँ पे, और उसके ऊपर एक और वैलिड बात आपने की है कि जितने को इन्होंने काम किए हैं उसका रिजल्ट मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। आप तो 10 घंटे रह गए हैं, वो नजर आ जाएगा जितने काम किए हैं, और जितने काम इन्होंने पंजाब में इधर किए हैं वो भी सबके सामने, उसका रिजल्ट तो पहले ही इनको मिल चुका है। तो खैर इससे कतई नजदीकी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि वज़ीर आज़म जब वहाँ तशरीफ ले गए, वो एक कौमी दिन है वहाँ पे, जो 1 नवंबर है, वो वहाँ पे जो गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स हैं उनका एक कौमी उसको सेलिब्रेट करते हैं। वज़ीर आज़म ने न सिर्फ ये कहा कि वो आज जहाँ आए हैं, उन्होंने कहा कि मैं हर साल इंशाल्लाह इस दिन को मनाने के लिए, आपके साथ खड़ा होने के लिए, और उस दिन को याद करने के लिए जब आपने बड़ी बहादुरी हमारे दुश्मनों से इस खित्ता अर्ज़ को महफूज किया था, तो मैं आपके साथ आऊँगा। अब दूसरी बात यह है कि देखिए गिलगित बल्तिस्तान का भी अलमिया वही है जो बाकी सारे पाकिस्तान का है। 70-72 साल से पाकिस्तान के अंदर खानदानी बादशाहतें कायम हैं, जमहूरियत ना तो नहीं है।
खानदानी बादशाहतों में हुक्मरान जो हैं वो उनके खानदान तो बन गए, तो उनके बच्चे तो अरबों खरबों पति डॉलर्स में हो गए हैं, उनकी मुईशत ऊपर चली गई है, उनके दुनिया की महंगी तरीन जगहों पे महल्लात बन गए हैं, उनकी सारी दुनिया में बिजनेस एम्पायर खड़ी हो गई है। नहीं बदली तक तो मेरे पाकिस्तान के आम आदमी की तकदीर नहीं बदली, तो गिलगित बल्तिस्तान भी उससे कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं है। अभी तारा साहबा को चाहिए कि जब ये टेलीविजन पे आते हैं, अच्छा एक सेकंड अपने आप बसर साहब, आपने कहा ना कि ये इनकी हुकूमत थी, इन्होंने कितने मसाइल हल किए, लेकिन वहाँ के लोग ये पूछते हैं कि 2.5 साल हो गए इस हुकूमत को, कभी तो आए नहीं गंडापुर साहब आके, उन्होंने फाकी वुज़रा ने आके झांका तक नहीं, हमारे मसाइल देखे नहीं, जैसे इलेक्शन का ऐलान हुआ आ गए पूछने के इलाके में लोगों से बात करने की हमें वोट दो। तो ये तो वहाँ के लोग कहते हैं कि आप लोग पहले तो कभी नहीं आए, जैसे इलेक्शन का ऐलान हुआ आप लोगों ने आके दावे और वादे करना शुरू कर दिए। देखिए सुमैया, एक चीज मैं आपके सामने ये रखूं कि ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव है, जारी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट वहाँ पे लोग मौजूद हैं, लेकिन मैं तो खुद कई एक वुज़रा के साथ गिलगित बल्तिस्तान में जब से हमारी हुकूमत बनी है, हम जाकर वहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में जो पाशा डैम जामिर बम हो रहा है, ये सारे वहीं पे जो हो रहे हैं और किधर हो रहे हैं, और जितने हो रहे हैं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी गवर्नमेंट ने आके वहाँ पे प्लानिंग से शुरू किया है, कभी शुरू नहीं हुआ। और ये जो आपको इन्फ्लक्स नजर आ रहा है ना, अच्छा, बढ़ता हुआ रुझान नजर आ पाकिस्तान, आप ये कह रहे हैं कि वो वहां पर वो लोग हैं जो कि दूसरी जमात के लोग हैं, हालांकि वो एक आम लोग हैं, आम गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं जिनकी ये राय, खैर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ लेते हैं। शरीर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शरीर रहमान साहब बहुत शुक्रिया, आप भी वहाँ मौजूद रही पूरे इलेक्शन कैंपेन में, और ज़ाहिर है इसमें कोई डाउट नहीं है कि 1 महीने रह के बिलावल साहब ने बहुत ज़बरदस्त कैंपेन चलाई, लेकिन आज इलेक्शन डे है, कितने पुरुम्मीद हैं आप लोग कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम आज पीपल्स पार्टी को चुनेंगे? जी शुक्रिया, मैं बिल्कुल मुकम्मल तौर पे पुरुम्मीद हूँ, और हमारी सारी तंजीम ने रोटेशन में वहाँ सीनियर एहलकारों ने वहाँ काम किया है, क्योंकि चेयरमैन बिलावल वहाँ से मुतहर्रिक थे और रोज मतलब कि बल्तिस्तान के हर चप्पे में गए, रोज रैलीज जलसे और कॉर्नर मीटिंग्स किए हैं। वहाँ की पॉपुलेशन तो आपके सामने है जी। तो इस तरह सबको भरपूर तरह से इन्वॉल्व भी किया है और उनकी बातें भी सुनी हैं, वर्कर मीटिंग्स भी हुई हैं, हर लेवल पर सख्त शदीद सर्दी में ये काम हम सब ने किया है। और आफरीन है चेयरमैन बिलावल की हिम्मत पर, उन्होंने तो हर रिमोट इलाके में जहाँ सड़कें भी नहीं है वहां तक हम पहुंचे हैं, कमर तोड़ कैंपेन चलाई है। लेकिन नहीं हूँ, सूरत हाल देखिए, वफाकी हुकूमत है जिसके खिलाफ गिलगित बल्तिस्तान में वफाक का आपको पता है कितना बड़ा असर होता है। ये पहली वफाकी हुकूमत है जिसको चैलेंज आपको साफ नजर इन पे भी और दूसरी जमातों से भी। पीपल्स पार्टी तो कम से कम तो हर सीट में कैंडिडेट फील्ड किए हैं जो दूसरे नहीं कर पाए, हर नशिस्त पे हमारा उम्मीदवार है और काफ़ी डट के वहाँ काम भी हो रहा है। कांटे का मुकाबला है हर इलाके में, और मेरी नज़र में हमें तो अक्सरियत नज़र आ रही है, वहाँ खुद लोग देख रहे हैं, खासे इम्प्रेस भी हुए। अच्छा, क्योंकि देखिए लोग वहाँ कहते हैं कि 70 में हमें अगर किसी दौर में किसी ने कुछ दिया तो वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो राजगीरी निज़ाम से निजात हो या वो जो FCO से निजात हो, FCR से ये भुट्टो साहब के शहीद के दौर में हुआ, और उनको सब ये बातें याद हैं, मतलब ये फरामशी नहीं है इनके जहन में। फिर कहते हैं मोहतरमा शहीद ने हमारी काउंसिल दी, इलेक्शन मतलब पूरा इलेक्शन होने का हक दिया। उसके बाद आपने देखा कि जो 2009 में हमारी हुकूमत ने जरदारी साहब ने उनको स्टेटस दिया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी और सूबे की शक्ल वहीं इख्तियार हो गई। अब इसका जो अमली काम होना है आइन में, आइन के मुताबिक वो पार्लियामान के जरिए है। हमारे मंशूर में भी 2018 के मंशूर में ये लिखा हुआ है, आप खोल के देख लें। बाकी तंजीमें बशमूल PTI के इसकी फोटो कॉपी कर रही हैं। एन वादा किया जा रहा है, आप बताएं इलेक्शन से पहले क्यों वादा किया जा रहा है? ये तो खुद प्री पोल रिगिंग के मुतरादिफ है। तो मैं बताऊं कि ये जो इस वक्त PTI के जो लोग हैं वहाँ पे काफ़ी इनकी टांगें हिली हुई हैं, क्योंकि इन्होंने कानून बिल्कुल खालिफ और 2017 का जो कानून है जिसकी बुनियाद पर ये इलेक्शन हो रहा है, इन्होंने अपने वुज़रा बिल्कुल खुली धांधली के
सबूत देते हुए वहाँ खड़े हुए हैं। उन्होंने रैलीज की हैं, अपने वसाइल वादे बांट किए हैं कि हम ये देंगे वो देंगे, खासतौर से सूबे की हैसियत जो इनके पास है नहीं देने की। इनको तो 2/3 अक्सरियत है ना, इन्होंने अपने मंशूर में ये लिखा है। फिर जी परसों तक तो इनके यहाँ आटे बट रहे थे प्राइम मिनिस्टर की पोस्टर्स के साथ। अच्छा, उसका भी हमने आगाही की है इलेक्शन कमीशन। आज भी मैंने सुबह से अभी मैंने इलेक्शन कमीशन कि ये किस तरह हो रहा है कि बहुत सा हमारे वोटर्स सुबह वाले जो हैं वो पहुंचे पोलिंग स्टेशन और उनको बताया गया है कि उनका वोट तो ऑलरेडी कास्ट हो चुका है, मतलब कब उसके आने से पहले उनका वोट पोस्टल बैलेट के जरिए कास्ट हो चुका है। तो ये हमारी समझ से कासिर है, लेकिन मैं फिर भी हमने पूरा वहाँ दाव लगाया हुआ है और हम समझते हैं कि जो अवाम वहाँ की है, गिलगित बल्तिस्तान की बड़ी गयूर और खानदा मतलब देर लिटरेट अवाम है और वो याद भी रख रहे हैं। एक चौथी नकल भी नहीं कर सकते, वो झंडे ले सकते हर जगह फिर रहे हैं पीपल्स पार्टी के। तो देख के खुशी भी हुई और बहुत हौसला हुआ देख के कि यहाँ पे ये भूले नहीं है और कहते हैं कि किसी भी दौर में अगर कोई भी हुकूमत आई है तो पीपल्स पार्टी ने काम करके दिया है हमारे हुकूक हर दफा। अच्छा शरीन अमान साहबा, ये तमाम बातें बिल्कुल सही आपने कहा कि धांधली के भी इम्कानात हैं, उसके बावजूद पीपल्स पार्टी आज के इलेक्शन जीत जाती है। गो के पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में नहीं है, आपकी एक सूबे में हुकूमत है, यहाँ के मसाइल भी आप लोग जानते हैं समझते हैं क्योंकि यहाँ पीपल्स पार्टी हुकूमत कर चुकी है। इनके आईनी हुकूक के हवाले से भी बात करनी होगी, कैसे करेंगे, कैसे मसाइल हल करेंगे जबकि इक़्तिदार में नहीं है आप लोग? नहीं देखिए, वो इस वक्त सोच रहे हैं कि हम क्योंकि हम इस वक्त इक़्तिदार में इस्लामाबाद में नहीं होंगे और उनको हुकूक वफाकी हुकूमत से मिलते हैं, लेकिन पार्लियामान से भी तो मिलेंगे उनको। और पार्लियामान में हम ज़ाहिर सारी अपोजिशन जमातें भी हैं, सब अपना अपना किरदार अदा करती हैं। और फिर बात ये है मैडम के इस वक्त तो नज़र आ रहा है हवा जो है ये PTI के खिलाफ पूरे मुल्क में इसलिए चल रही है क्योंकि उन्होंने बजाय किसी के मसाइल हल करने के हर तरफ बेरोजगारी लाई है। आज भी लोगों को निकाला जा रहा है इदारों से, वहाँ उनको नजर है कि PTDC को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है जो उनकी बड़ा उनका एक हुस्न है। उनके इलाके की सियाहत तो बैनुल अक़वामी सतह पर मशहूर है और आगे भी जा सकती है, उसका भी उनको महरूमी नजर आ रही है। PTDC को निजकारी के नाम पर कुछ वफाकी वज़रा जिनके दोस्त अहबाबों को बंदरबांट हो रही है इदारों की और होटल्स की और मोटेल्स की जो दुनिया की सयाहत को सपोर्ट करते हैं और वहाँ बड़ा अहम रोजगार का वसीला है जी। और फिर उनको ये भी याद है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम किसने दिया, उनकी खवातीन उसको इस्तेमाल भी करती हैं और उनको सब कुछ याद है। तो वो बार बार हमें भी याद दिला रहे हैं कि भाई हम आपके साथ हैं और ये बीबी शहीद का भी वोट है और उनका बेटा अब जमीन पे उतरा है तो हम उनके साथ हैं। तो ये बड़ा हौसला पैगाम मिला है और ये मोहब्बतों का रिश्ता चल रहा है जी। अच्छा शहरी साहिबा, अगर पीपल्स पार्टी नहीं जीतती और तहरीके इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान में अपनी हुकूमत बना लेती है तो क्या एक्सेप्ट करेंगे आप लोग रिजल्ट्स को? देखिए, हम तो रिजल्ट अभी देख रहे हैं और मैं इस वक्त अभी से नहीं आपको कह सकती कि हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि धांधली का दौर बहुत सख्त सरगर्म है। फिर मैं आपसे कहूंगी कि धांधली के 2-3 स्टेज होते हैं, उसमें पहले स्टेज में तो उन्होंने बिल्कुल खिलाफ वर्जी की है आइन की और कानून की, कायद और जवाबित की भी, और हमने आगाही इसकी मुस्तकिल करके रखी हुई है उनके इलेक्शन कमीशन और चीफ कोर्ट को। तो उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने एक ही वजह में डाला हुआ है, यानी ये बराबरी नहीं है। मैं अगर सेनेटर हूँ या चेयरमैन बिलावल MNA, हमारे पास कोई वसाइल वफाकी वसाइल नहीं हम बरवकार ला सकते वहाँ इलेक्शन के रिजल्ट को चेंज करने के लिए या वहाँ वादे करने के लिए कि हम आपको ये देंगे और हम आपको वो देंगे। ये हम नहीं कर सकते, ये सबको पता है वफाकी हुकूमत करती है। तो ये नैब का डेफिनेशन इस्तेमाल हुआ है ऑफिस ऑफ पब्लिक ऑफिस बेरर के लिए, जो बिल्कुल गलत है। ये डेफिनेशन को इन्होंने मस करके बड़ा एक फ़ायदा उठाया, तो बिल्कुल जायज़ नहीं है, नाजायज़ फ़ायदा है। वफाक पूरी अपनी
वसीलों का, और वहाँ इसको इस तरह ये इलेक्शन अफेक्ट करने की, असरअंदाज होने की कोशिश करें, मेरे ख्याल में तो ये तो चैलेंज होगा। चलें, बहुत शुक्रिया। शरीर रहमान साहबा गुफ्तगू कर रही थी। फैसल साहब, हमने गुफ्तगू सुनी है, पीपल्स पार्टी का असल मुकाबला इससे होगा कि क्या वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं, धांधली हो रही है, या इस सोच से होगा कि जिसकी मरकज़ में हुकूमत होती है वही हुकूमत बनाता है? देखिए, ज़हनी तौर पर सब तैयार हैं कि PTI इंतखाबात जीतेगी, इसमें दूसरी राय नहीं है। उनकी शहरी रहमान साहिबा की गुफ्तगू के अंदर भी तमाम चीज़ें थीं, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी इस तरह का रुझान अपने आखिरी दिनों के अंदर वहाँ पर जलसे जुलूसों के दरमियान कर दिया था। छोटा सा इलाका है, बुनियादी तौर पर आबादी कम है, बहुत फैला हुआ है, डिफरेंट मसाइल हैं। उनके पास वो हकूक नहीं है जो पंजाब के, सिंध के, KP के, बलूचिस्तान के शहरियों के पास है। वो एक अलग स्ट्रगल के अंदर हैं, और वो स्ट्रगल बुनियादी तौर पर अगर पीपल्स पार्टी ऐलान कर देती है कि सिंध का जो बजट है उससे हम चलाएंगे GB को, तो सिनेरियो बदल सकता है। नहीं, अदरवाइज कैसे बदलेगा? कोई ऐसा रूट है ही नहीं। और वफाक जिस अंदाज से अब चल रहा है, PTI की गवर्नमेंट चल रही है, तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि वहाँ के समझदार लोगों ने पहले भी ये फैसला किया, जिसकी पीपल्स पार्टी के वफाक में हुकूमत थी उनको वोट दिया, नून की हुकूमत थी उनको वोट दिया। कोई बड़ा सरप्राइज वाला सिनेरियो है नहीं, मुझे नज़र नहीं आता कोई बड़ा। तो लेकिन मैं आपको बताऊँ कि बिलावल साहब ने और पीपल्स पार्टी ने जो ये मेहनत की है, मुस्तकबिल में इन्हें काम आएगी। बिलावल ने एक रिलेशनशिप बना लिया है गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के साथ, उनके साथ बैठकर, विजिट करके, डिबेट करके, और वो अपने पुराने जो एक पीपल्स पार्टी आप कह रहे हैं कि वो रिलेशनशिप, सॉरी टू इंटरप्ट यू, शिप बनाया, लेकिन मरियम साहिबा भी गई, उन्होंने भी वहां पर कैंपेन चलाई। वो कितने, मुस्लिम लीग नून के लोग कितने पुरुम्मीद हैं कि आज के इलेक्शन वो जीतेंगे? एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन साहब, ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी ने तो कैंपेन चलाई, लेकिन ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून ने भी बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन चलाई। कितने पुरुम्मीद हैं आज के इलेक्शंस को लेके आप लोग? देखिए, हम बहुत इसलिए पुरुम्मीद हैं कि हमारी 5 साल की जो हुकूमत है उसने गिलगित बल्तिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा तरक्याती काम किए हैं। आप किसी भी शहरी से यहाँ पर पूछें 2 चीजों के बारे में, एक तरक्याती सरगर्मियां और दूसरा अमन। ये वो इलाका था जहाँ शायद लोग घरों से नहीं निकल सकते थे। यहाँ पर दर्जनों के तादाद में लोग फिरका वाराना फसादात में उसका निशाना बना करते थे। तो हमने 5 सालों में एक भी हलाकत नहीं हुई किसी तशद्दुद की या दहशतगर्दी की। हमारा जो तरक्याती फंड था हमने इधर का 9 अरब से बढ़ा के 23 अरब कर दिया, और तकरीबन 200 अरब रुपए के वफाकी हुकूमत से इसके अलावा तरक्याती प्रोजेक्ट्स किए, जिससे चप्पे चप्पे पर कोई हॉस्पिटल, कोई यूनिवर्सिटी, कोई तालीमी मनसूबा, कोई शाहरा, कोई सड़क। तो इसलिए हम बहुत पुरुम्मीद हैं जब हमने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग उस कारकर्दगी को वोट ना दें और हमें दोबारा कामयाब ना करें। लेकिन अभी आपकी मरकज में हुकूमत नहीं है, उनको आईनी हकूक दिलाना सबसे बड़ा काम है। वो काम आप लोग कैसे करेंगे, आप लोग जीतेंगे तो? देखिए, आईनी हकूक तो PTI भी तनहा नहीं दिला सकती, उसके पास भी 2/3 अक्सरियत नहीं है। ये तो उनके साथ वो एक धोखा कर रही है। और फिर वो ये भी जानते हैं कि PTI ने 2 सालों में पाकिस्तान का जो हशर किया है, पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल इस वक्त सबके सामने है, वहाँ पे जो लोग महंगाई, बेरोजगारी के हाथों तंग है, जो सरगर्मियाँ थी और मनसूबे थी रुक चुके हैं, किसी पर काम नहीं हो रहा। तो लोगों को पता है कि ये यहाँ पर सिर्फ धोखा देने के लिए आ रहे हैं, लिहाजा सरकारी वसाइल के जरिए वो लोगों को पैसा खर्च करके चंद जलसे तो कराए के कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर लोगों के दिल में वो उनके लिए कोई मुकाम है। 2 महीने पहले तक तो इनको कोई टिकट लेने के लिए तैयार नहीं था, फिर इन्होंने 6 बंदे हमारे तोड़े और दूसरे इधर उधर से पकड़ कर एजेंसियों के जरिए अपने कैंडिडेट्स बनाए हैं। तो लिहाजा मैं उम्मीद करता हूँ कि आज इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान के लोग अपने नजरिए पे और कार। लेकिन ऐसे साहब, वो इलेक्टेबल्स जो आपको छोड़ के गए बिल्कुल एंड टाइम पर, क्या फर्क नहीं पड़ेगा आज के नतीजे पर? कि जो इलेक्टेबल्स छोड़ के गए उनके खिलाफ रद्द अमल भी है। लोग इस बात को पसंद नहीं कर रहे कि जिस पार्टी के साथ उन्होंने मिलकर काम किया था, जिस पार्टी ने उनको इत्मीनान दिया था, उन्होंने अपनी वफादारी है। तो ये जो अब सियासत है वफादारियां बदलने की, ये मकबूल नहीं है। जो भी होता है वो उसके लिए गाली बन जाती है। अच्छा, तो आज आपका मुकाबला असल पीपल्स पार्टी PTI या फिर उस सोच से है कि जिसकी मरकज में हुकूमत होती है वही हुकूमत बनाता है? देखिए, ये सोच तो अब पिट गई है, इसलिए कि जो मरकज की हुकूमत है
वो तो डामाडोल है। लोगों को पता है कि हिचकोले खा रही है, उसके खिलाफ एक तहरीक चल रही है और लोगों ने इसे मुस्तरद कर दिया हुआ है। तो वफाकी हुकूमत वो मजबूत होती है जिसके लिए लोगों को पता हो कि ये अभी इसके हाथों की मेहंदी ताज़ा ताज़ा है। तो ये तो वो जिसके हवाले से लोग समझते हैं कि ये हुकूमत की अब जाने वाली है, आज गई या कल गई, तो इसके ऊपर कौन एतबार करेगा। फैसल साहब ये बताइएगा कि एहसन साहब, आपके पास प्लान क्या है जीबी का? क्या करेंगे अगर आपकी हुकूमत बन जाती है, 12 सीट्स आप ले लेते हैं? शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म प्लान क्या है गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए और कैसे करेंगे अपोजिशन में रहते हुए? हमारे लिए जो रोड मैप है वो, जहाँ तक सियासी एजेंडा है, वो सरताज अजीज साहब की जो कमेटी है, मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की पहली जमात है जिसने महरूम इलाकों का सोचा। फाटा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर, इन तीनों रीजन्स के लिए हमने एक प्लान ऑफ एक्शन है यहाँ पे, ऐसे इन लोगों को बुनियादी हकूक दिए जाएं और उस पर हम अमल दरामद करेंगे। इक्तसादी तौर पे हमने पिछले 5 सालों में जो यहाँ पर तरक्याती विजन शुरू किया था, जिसका सबसे बुनियादी मकसद एक ये था कि यहाँ पे जो शाहराहें हैं उन्हें मुकम्मल किया जाए। कनेक्टिविटी के साथ तरक्की का आगाज होता है, कनेक्टिविटी के साथ तालीम जाती है, सेहत जाती है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जाती हैं, उसको हम परसू करेंगे। इसके अलावा जो CPEC के मंसूबे हैं वो, जिसमें इंडस्ट्रियल जोन है और दीगर मंसूबे हैं, उनको परसू करेंगे। फिर जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, यहाँ पर हॉस्पिटल्स कायम किए, पहला कार्डिक हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल, जो DHQ से उनको अपग्रेड किया, बल्तिस्तान में यूनिवर्सिटी बनाई, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, मेडिकल कॉलेज के लिए हमने फंड जारी किए, लेकिन इस हुकूमत ने आके वो मंसूबा बंद कर दिया। तो गिलगित बल्तिस्तान में वो मेडिकल कॉलेज एहसन साहब कैसे करेंगे? आपकी वफाक में हुकूमत नहीं है, कैसे करेंगे? मियाँ साहब फंड देंगे, शहबाज शरीफ साहब फंड देंगे, अपने पैसे लगाएंगे, चंदा करेंगे, कैसे करेंगे? जी, ये सब कुछ जो गिलगित बल्तिस्तान का शेयर है उससे होगा। जो इस हुकूमत को हमने 9 अरब रुपया डेवलपमेंट बजट बढ़ाया था, उससे एक खतीर तरक्याती सरगर्मियों का काम यहाँ पे किया जा सकता है। और हमने माजी में भी साबित किया था कि जो पैसा है इस इलाके का, अगर उसको दयानतदारी के साथ लगाया जाए तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट की जा सकती है। तो लिहाजा जो जीबी का अपना शेयर है, लेकिन एहसन साहब उसी शेयर पे तो बहुत बात होती रही, वहाँ के अपने लोग कहते रहे कि जो असल जो फंड्स हैं वो तो मिलते ही नहीं है, वो तो रिलीज ही नहीं होते और वो पहुँचते ही नहीं हम तक, तो फिर कैसे होगा? नहीं, ये तो देखिए, हमने इसके लिए ये अमल उठाया था कि जो चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान है उसको प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर बना दिया था, ताकि जो फंड्स की डिसबर्समेंट है वो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हो जाए। ये PTI की हुकूमत ने वो चीफ सेक्रेटरी ले लिए हैं और को अब दोबारा जो कश्मीर अफेयर्स का मिनिस्टर है उसे प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर बना दिया है। सूबे की बात करते हैं, जो इंतजामी इख्तियारात हमने जीबी को दिए थे, इन्होंने तो वो भी वापस ले लिए हुए हैं कि ये कहाँ से सूबा बनाएंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप इस वक्त तक की जो सूरत हाल है, हम टाइम देख रहे हैं तकरीबन 2 बजने वाले हैं, सुबह से अब तक की वोटिंग की सूरत हाल के ऊपर आपको इत्मीनान है, एतमाद है, शफाफ सिस्टम जा रहा है और जो भी सिस्टम चल रहा है उसके ऊपर आपको कोई एतराज तो नहीं है? देखिए, जो 2 शिकायत आई हैं, मैं अभी पोलिंग स्टेशन विजिट करके आया हूँ। एक तो दर्जनों ऐसे वोटर्स आए हैं कि जो वोट डालने गए तो उन्हें कहा गया कि हॉस्टल के नाम पर हॉस्टल बैलेट जाए, और ये वो शिकायत है कि जो मैं इससे पहले मीडिया में बयान कर चुका हूँ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तहरीरी तौर पे भी मैंने कहा था कि बोगस पोस्टल बैलेट जारी किए जा रहे हैं, इनका सदरवाब करें। दूसरी जो शिकायत है, जहाँ जहाँ हमारे स्ट्रॉन्ग पोलिंग स्टेशन थे वहाँ पे लोगों ने बताया कि अंदर पोलिंग का अमला खाली बैठा है, बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और एक एक करके वो वोट डालने के लिए भेज रहे हैं। गो स्लो है ताकि वहाँ पर पोलिंग की शरह कम हो। ये भी एक पोलिंग के अंदर धांधली का कोविड के SOPs की वजह से आप वहाँ पर हैं। तो इस चीज को भी हमने उजागर किया है और इंतजामिया से कहा है कि जो लोग वोट डालने आए हैं उनकी वोटिंग की जो रफ्तार है उसको ठीक किया जाए। सही, तो वो आपको लगता नहीं है कि वो अभी जो कोविड की सिचुएशन है उस पर ये सुस्त रफ्तार हो गई है? नहीं, ये तो लोगों की कतारें लगी हुई हैं बाहर,
अच्छा। वोट डालने के लिए तो लोग मौजूद हैं। अच्छा। लेकिन अंदर इन्होंने उनको दाखिल होने की इजाजत नहीं दी, एक एक करके बहुत आहिस्ता आहिस्ता लोगों को दाखिल कर रहे हैं ताकि लोग मायूस होके कतारों में घंटों खड़े होके वापस चले जाएं, वोट ना डालें। अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया ऐसा ने तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात और आज की उम्मीदें जिसके हवाले से वो बात कर रहे थे, और वो पूरे पुरुम्मीद हैं कि आज वो जीतेंगे भी, उनके पास प्लान भी है। गो के वो यहाँ पर रिगिंग के इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं। एक तो सुस्त रफ्तारी का शिकार है जो पोलिंग का अमल है, और दूसरे वो ये कह रहे हैं कि जाली पोस्टल पेपर्स, जिसका वो पहले भी बता चुके हैं कि जाली पोस्टल बैलेट पेपर्स जो हैं वो जारी किए जा रहे हैं, और कई जगह तो ऐसी जगहों पर ठप्पे लग रहे हैं कि लोग नहीं हैं और उनका पहले से वोट जो है वो कास्ट हो चुका है। उसामा गाजी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर एंकर पर्सन, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले उस्मान साहब से बात करते हैं। उस्मान साहब, अभी आपने शहरी रहमान की गुफ्तगू भी सुनी, आपने एहसन इकबाल साहब की भी गुफ्तगू सुनी, दोनों की बात की एक ही चीज़ है कि रिगिंग हो रही है, वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और वो ये भी पुरुम्मीद है, पीपल्स पार्टी भी, कि हम जीतेंगे, और मुस्लिम लीग नून भी कहती है हम जीतेंगे, और ये इल्ज़ाम आप पर लगाया जा रहा है कि आप लोग, यानी कि जो मरकज़ में हुकूमत है, वो अपने वसाइल इस्तेमाल कर रही है। अच्छा, मैंने दुनिया में बड़े बड़े जी झूठे देखे हैं, मैं सारी दुनिया में फिरा हूँ, रहा हूँ, पढ़ा हूँ। मैंने एहसन इकबाल से ज्यादा डिसेंट तरीके से मुंह बना के झूठ बोलने वाला आदमी मैंने देखा ही नहीं दुनिया में। देखिए कि अभी भी तमाम तर इससे पहले पूछें, अगर वो यहाँ हैं यकीनन भाग गए होंगे, इनसे पूछें कि आपने 24 में से एक तो सीट के ऊपर हमारे नासिर शाह वफाक पा गए तो इलेक्शन चला गया आगे, बंदे कितने खड़े किए हैं, इनकी सीटों पर कैंडिडेट्स कितने। बस जिस जमात के पास 10% कैंडिडेट नहीं है, वो जमात भी कह रही है कि यहाँ पे धांधली हो रही है। और ये जितना भी एक्सपीरियंस बयान कर रहे थे, एक तो अल्लाह का शुक्र ये है सबसे पहले कि शेरी रहमान से भी आपने सवाल किया और इनसे भी सवाल किया, कोई बात ये नहीं कर सके। अब जबकि पोलिंग के आपने आखिरी मराहिल में चली गई है, 2 बज गए हैं, ये कोई सब्सटेंशियल बात नहीं कर सके, वही हार रहे हैं। इनके तो कैंडिडेट सिरे से नहीं है। और बाकी जो यहाँ बात करें तरक्की का वोट जी, तो पाकिस्तान के तमाम वोट चोरी की, डाके की, टीटी की, लूटने की और आपके परपेचुअल झूठे और चोर होने की गिलगित बल्तिस्तान में जुबान आम है। अगर आपने वहाँ पे कुछ काम किया है तो लोग आपको वोट देंगे। और क्योंकि अभी वो साहब खुद ही फरमा रहे थे जी कि हम जब आएंगे तो आपने सवाल किया किस तरह, कोई उनके पास जवाब नहीं। आप देखिए, आज गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इलेक्शन के साथ रेफरेंडम भी है। रेफरेंडम ये है कि क्या आप पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के पे एतमाद कर रहे हैं, किस पे वोट करें। क्या आप पाक फौज और रियासती इदारों और अस्करी इदारों के साथ खड़े हैं, इस पे वोट करें। और दूसरी तरफ खड़े हुए हैं कि अगर आप नरेंद्र मोदी और भारत के बयानियों को सपोर्ट करते हैं, इनको वोट कर दें। जिनके कल रात को जो टेलीविजन के ऊपर खान अब्बासी ने बात की है, जो मुस्लिम लीग नून को 4 वोट पड़ने हैं, जो कह रहे हैं कि वोटर अंदर आ नहीं रहा। और भाई आपको को वोट डालने आ रहा हो तो वहां पे आए ना। जो जमात कहती है कि भारत के दहशतगर्दी में मुलव्वस दहशत के सबूत आप दुनिया के सामने पेश न करें, ये जग कही है जो उसको छुपाना चाहती है। चले, आप ये कह रहे हैं कि जो इनका बयानिया है ना, इसकी वजह से आज इनको शिकस्त होगी, लेकिन आप लोग जीतेंगे तो फिर आप लोग उनके मसाइल हल कैसे करेंगे, इस पर भी मैं आती हूँ आपकी जानिब। लेकिन कुंवर दिलशाद साहब से बात कर लें, क्योंकि वो अभी तक उनसे बात नहीं हो सकी। कुंवर साहब, आप कैसे देख रहे हैं आज के इलेक्शंस को, जहां पर रिगिंग के भी इल्जामात लग रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है कि ज़ाहिर जो मरकज़ में हुकूमत है वो अपने वसाइल इस्तेमाल कर रही है, जाली पोस्टल पेपर जारी हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। आप कैसे देख रहे हैं आज के इलेक्शंस को गिलगित बल्तिस्तान? मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि धांधली के जो मुर्तकिब हैं ये वो सियासी बयानिया है, सियासी नाराबाजी है। हर सियासी जमातें जो हैं वो धांधली का जिक्र करते रहते हैं। हमें आज तक ये नहीं मालूम हो सका कि धांधली कैसे होती है। पहली बात यह है कि ये बैलेट पेपर छपना या इस तरीके से टेम्परिंग करना या स्टैंपिंग करना, ये सारी बातें सियासी बयानात होते हैं। असूली तौर पर गिलगित बल्तिस्तान के लोग बड़े बाशऊर लोग हैं। उन्होंने ये जो हमारे जो बाकी जब मैं उस्मान डार की बात भी सुना, यहाँ के लोगों को अपने मसाइल के हल के चाहिए। वो सी पैक पर देख रहे हैं, जो सी पैक को मंजिल मकसूद तक पहुँचाएगा उसको सपोर्ट करेंगे। बाकी जो है अगर इदारों के खिलाफ कोई बयान दे रहा है या इंडिया के नरेंद्र मोदी की बात कर रहा है, उनके गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का इससे कोई वास्ता नहीं है। वो दरअसल बड़े महब वतन लोग हैं
बड़े बाशोर है, पढ़े लिखे हैं, वो धांधली नहीं होने देंगे, टैंपरिंग नहीं होने देंगे, जाली बैलेट पेपर को कास्ट नहीं करने देंगे। उसके साथ साथ ये जो बहा ये दुरुस्त है कि गिलगित बल्तिस्तान का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो इंतहाई बेबस भी है, नहीं पता, तो वो उसकी कमजोरी है। दूसरी कमजोरी ये है कि जो वहाँ केयर टेकर गवर्नमेंट है वो भी इंतहाई कमजोर, हमें तो नजर नहीं आई ये 2-3 महीने में केयर टेकर गवर्नमेंट कहाँ खड़ी थी। इस लिहाज से उनका भी कोई मकसद सामने नहीं आया। बड़े बड़े जलसे हो गए, जलसे में कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी हो गई तो केयर टेकर गवर्नमेंट मसली नहीं हुई, ना वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या उसकी टीम जो है वो टफ से मसली हुई। तो उसके बावजूद आपको लगता है कि यहाँ पर फेयर एंड फ्री इलेक्शंस होंगे? नहीं, इसके बावजूद हमें ये नजर आ रहा है कि हुक्मरान जमात जो है उसकी कामयाबी के चांसेस ज्यादा हैं। सही, उसकी नस्ली हो गया कि हमारे अंदाजे के मुताबिक हुक्मरान जमात जो है यानी पीटीआई जो है वो तकरीबन 5-6 सीटें ले जाएंगी, 5-6 सीटें आजाद उम्मीदवार हो जाएंगे, तो मिलके बना सही ले जाएंगे। और ये पार्टी जो है ये हाँ पीपल पार्टी को भी 6-7 सीटें मिल जाएंगी, मुस्लिम लीग नवाज को 2 और 3 सीटें मिलेंगी। अच्छा। उनको ज़ाहिर उनके पास कहीं है, और वैसे भी मरीम नवाज साहिबा ने बहुत लेट जो है वो कैंपेन शुरू की जबकि बात निकल चुकी थी हाथ से। इन हालात को देखते हुए नजर ये आ रहा है कि पीटीआई की गवर्नमेंट हमें नजर आ रही है वहाँ, उन्होंने वफाक की तरफ देखना है, अपने तरक्याती काम देखने हैं, अपने सी पैक देखने हैं। बाकी गवर्नमेंट डावाडोल तो हमेशा ही रही है, नवाज शरीफ भी गवर्नमेंट डावाडोल ही थी, वो 5 साल गुजार गई तो ये भी 5 साल गुजार जाएंगे। तो ये सारी बातें सियासी होती हैं। लेकिन 5 साल गुजारने के बावजूद क्या उनके आईनी हुकूक उनको मिल जाएंगे? गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को जिसके लिए इतनी बात की जा रही है, तहरीक इंसाफ कर देगी ये काम? नहीं, बात यह है कि उनको नजर ये आ रहा है कि उनके पास जैसे अगर वो पीटीआई गवर्नमेंट ने इस मजबूरी में जो है वो सी पैक को लेकर के चलना है, सी पैक से ही गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को फायदा पहुंचेगा। अच्छा। ये दुरुस्त है कि पीटीआई ने भी मरकज में कोई खास कोई नुमाया कारकर्दगी नहीं दिखाई, लेकिन ये एक दस्तूर है, रवायत है, जैसे आजाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन हो, हुक्मरान जमात जो होती है वफाकी गवर्नमेंट कामयाब होती है, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी वफाकी हुकूमत ही की जो है उनकी तरफ वो देखेंगे और वो कामयाबी को जब ही मिलेगी जब वफाक के साथ वो तावन करेंगे। अब अगर मुझे नजर आ रहा है कि ये जो मैंडेट मकसम होगा, तकसीम होगा, इसमें मखलूत गवर्नमेंट बनेगी और मुझे ये नजर आ रहा है और पीपल पार्टी मिलकर जो है वहाँ गवर्नमेंट बनाएगी, क्योंकि अंदरूनी खाना अंदर तौर पर इनके मुज़ाकरात चल रहे हैं अपने पीटीआई के हुक्मरानों के खास दोस्तों के साथ, इसी तरह पीपल पार्टी के साथ भी अंदरूनी तौर पर उनके राब्ते हैं। अच्छा। नजर आ रहा है कि आइंदा मिलकर दोनों गवर्नमेंट बनाएंगे, जबकि अपोजिशन में 3-4 लोग रह जाएंगे। चलें, आप ये कह रहे हैं कि पीडीएम के जो है वो हिस्से बखे होने वाले हैं, ये पीपल्स पार्टी पहले निकल जाएगी, इनके तो आपस में राब्ते चल रहे हैं। वो पीडीपी हमारे सियासी नारे निकलने नहीं, वो तो ये अलग एक यूनिट है, ये अच्छा बहुत अलग यूनिट है। इसमें तो मायदे होते रहते हैं, आजाद जम्मू कश्मीर में भी मायदे हुए थे। ठीक है, ये आपका तज्जिया है। उसामा गाजी भी हमारे साथ है। उसामा, आप कैसे देख रहे हैं ये जो रेट किया जा रहा है कि ज़ाहिर मरकज़ में हुकूमत है पीटीआई, तो पीटीआई नंबर 1, फिर नंबर 2 पीपल्स पार्टी, फिर मुस्लिम लीग नून और फिर दीगर जो लोग हैं, आपके ख्याल में आज के इलेक्शंस कैसे देखते हैं आप? कैसे होने वाले हैं गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस? सुमैया, जो आपने बात की, सर्वेस जितने भी अभी तक हैं उन सब में यही बात है, और अगर हम तारीख देखें तो वो यही है। जिस तरह मैं सुन रहा था, फैसल अजीज़ खान साहब को बिल्कुल सही फरमा रहे थे कि आप देखें कि जिसकी सेंटर में गवर्नमेंट होती है, फेडरल गवर्नमेंट होती है, उसी के पास गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत होती है। पीपल्स पार्टी की थी तो उस वक्त मेहदी शाह साहब यहाँ पर वज़ीर आला बने पीपल्स पार्टी के, फिर नून लीग की हुकूमत आई तो हफीज़ुर रहमान 2015 से 2020 तक नून लीग की हुकूमत थी फेडरल में, और यहाँ पर फिर 2015 में जब इलेक्शन हुए तो फिर गिलगित बल्तिस्तान में भी उनको हुकूमत मिलती है। अगर यही हम फार्मूला आप देखें तो फिर तो तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा आसान है, लेकिन नजर ये आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ टफ टाइम दे सकती है तहरीक इंसाफ को। एक तो बड़ी भरपूर कैंपेन, हर जगह गए बिलावल भुट्टो जरदारी और जाकर भरपूर कैंपेन चलाई,
फिर कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि जो नून लीग का दौर था, यानी हफीजुर रहमान का दौर वज़ीर आला, उससे बेहतर मेहदी शाह का इसलिए कहा जाता है रोजगार के मौके लोगों को ज्यादा दिए गए और निस्बतन जो वादे थे वो ज्यादा पूरे किए गए। फिर एक इनकम्बेंसी फैक्टर होता है हमेशा से दुनिया भर में इलेक्शंस के दौरान कि यानी जिसकी पिछली गवर्नमेंट होती है उसमें जो खामियां होती हैं वो आने वाला कोई हाईलाइट करता है और लोग कई दफ़ा उससे खुश नहीं होते तो फिर दूसरे को वोट देते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। फिर देखिए कि पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों ने एक ही तरह की कैंपेन चलाई, सेम कैंपेन, कोई खास आपको फर्क नहीं नजर आएगा कि तहरीक इंसाफ इमरान खान को टारगेट कर रहे हैं। तो फिर जाहिर है कि वो उस तरह से एक वोट डिवाइड होने का भी चांस होता है कि आप दोनों का टारगेट एक है, एक ही तरह की कैंपेन है, एक ही तरह की बातें हैं कि जी ये सिलेक्टेड है, ये है, वो है। अपनी कोई कारकर्दगी या तो अगर बता सकते हैं कि जी हमने जब 5 साल का दौर था ये कर दिया, नून लीग कहती है हमारे 5 साल पिछला जो दौर गुजरा है देखिए हमने ये कर दिया, उस पर वक्त कम गुजारा, तहरीक इंसाफ की खामियां खराबियां ये कर दिया वो कर दिया। तो ये इलेक्शन चूंकि फेडरल गवर्नमेंट आप देखें अभी बहुत ज्यादा उसकी इन्वॉल्वमेंट है, अभी भी उस तरह से सूबा तो नहीं है, अगरचे यहाँ पर वज़ीर आला होते हैं, इलेक्शंस भी हैं, तो इसलिए रुझान यही होता है कि जहां पर जो फेडरल गवर्नमेंट होगी, अभी देखिए ना नून लीग के कितने अहम तरीन लोगों ने तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया है। मैं अभी देख रहा था नाम, तो अहम तरीन लोग, ऐसे लोग भी जो सूबाई वजीर रहे हैं यहाँ पर, उन्होंने भी अभी तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लिया। तो इसी से वहां के लोगों की सोच नजर आ रही है कि सबसे ज्यादा जो ताकतवर या यूं समझ लें इलेक्टेबल्स जिनको हम कहते हैं, हल्के के ताकतवर लोग या ऐसा तबका जिसकी पॉलिटिकल स्टैंडिंग बहुत ज्यादा होती है, जिनका वोट बैंक बहुत ज्यादा होता है, तो वो सबसे ज्यादा किसको ज्वाइन करने की तरफ गए हैं? सबसे ज्यादा तादाद ही तहरीक इंसाफ की तरफ गई है। तो इससे भी अंदाजा हो जाता है लोगों की सोच। चलें, लोगों की सोच का इससे आइडिया हो जाता है। आगे भी हम इस पर ज़्यादा डिस्कशन जारी, लेकिन अभी गजर के हल्के 21 में जो खवातीन का पोलिंग स्टेशन है नाजरीन, उसको बहुत हसास करार दिया गया है। हमारे नुमाइंदे फजल अली वहाँ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे सिक्योरिटी के क्या इंतजाम है। फजल, क्या इंतजाम देख रहे हैं आप यहाँ पर सिक्योरिटी के? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गजर के इलाके हल्का 21 गजर 3 में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूनियन कौंसिल द्रच। मेरे साथ यहाँ पे कुछ वोटर हज़रात यहाँ मौजूद हैं। इनकी कुछ शिकायतें हैं। इनकी शिकायतें कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे टाइम पे जो है पोलिंग का अमल शुरू नहीं हुआ है। सुबह 8 बजे से पोलिंग का अमल शुरू होना था, अलबत्ता यहाँ पे 9 बजे के बाद यहाँ पे पोलिंग का अमल यहाँ पे शुरू हो चुका है। इनकी कुछ शिकायतें हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मजबूत होता है कि क्या। आप जरा बताएंगे हुआ क्या यहाँ पे? सबसे पहली बात ये कि ये जो यूनियन कौंसिल हुई है, वो जो सेशन द्रच है, ये सबसे पहले ये कि ये जो बहुत लेट स्टार्ट हुआ यहाँ पे जो पोलिंग का अमल है। उसके बाद ये कि यहाँ पे जो बहुत ही स्लो प्रोसेस से जारी है और यहाँ से लोग खैबर से साइड से और करीमाबाद साइड से आए हैं। मैं अपील करता हूँ चीफ इलेक्शन कमीशन और जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो यहाँ पे आ गए और यहाँ पे जो लोगों के मसाइल और सर्दी ज़्यादा है, इसकी वजह से लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं ताकि वो लोग जल्द यहाँ पे वोट अपना कास्ट कर ले और यहाँ से चले जाए। जी नाज़रीन, आप जानते हैं, आप लोगों ने सुना मजमूई तौर पर ये यूनियन कौंसिल द्रच है। यहाँ पे पोलिंग का अमल यहाँ ताख़ीर से शुरू हुआ है। बाहर लोगों की बड़ी तादाद यहाँ हमें मौजूद है, हमें देखने को मिल रही है। यहाँ अंदर अमला, इनका कहना है कि बहुत सुस्त रवि से काम ले रही है। ठीक है फजल, बहुत शुक्रिया। अब यहाँ इस हल्के के सिक्योरिटी के जो इंतजाम है आगाह कर दें। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान के सर्द मौसम में सियासी पारा हाई हो चुका है और जाहिर है आज के इलेक्शंस इसलिए भी जरूरी हैं कि आज गिलगित बल्तिस्तान के अवाम चुनेंगे कि कौन उनके मसाइल का हल निकाल सकता है, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी हो या नून लीग। 23 हल्के हैं गिलगित बल्तिस्तान के जहां पर आज इलेक्शन होने जा रहा है। 7 लाख से ज़ायद वोटर्स हैं जो अपना हक़ राय इस्तेमाल करेंगे और 1.25 लाख वोटर नया वोटर है जो पहली बार अपना वोट कास्ट करेगा। लेकिन नाज़रीन, मसाइल वहीं के वहीं हैं। ये तीसरा इलेक्शन है। जाहिर है इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही। अब इस बार क्या मरकज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो सोच यही है कि जो मरकज़ में हुकूमत होती है वही हुकूमत बनाता है। लेकिन यहाँ के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। क्या वो मसाइल हल कर पाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनकी हुकूमत को मरकज़ में 2.5-3 साल हो गए हैं? मसाइल के अंबार हैं उनके सामने, गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। लेकिन गिलगित के मसाइल इससे भी ज़्यादा हैं। उनको अपने आईनी हुकूक चाहिए और वो आईनी हुकूक कौन दिलाएगा? ज़ाहिर है जब हम बात करते हैं वादे की, तो वादा अभी तक कोई वफा ना कर सकी। यहाँ पर तीर को भी देख लिया गया, शेर का दौर भी गुजर गया, मगर तरक्याती मनसूबों पर आया तातुल ख़त्म ना हुआ। अब ये मामलात और ये मसाइल क्या अब आने वाली हुकूमत ख़त्म कर पाएगी या नहीं? अजीब हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा, यहाँ पे ये जो तरक्याती मंसूबे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, सेहत की सहूलियात हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून का भी दौरे हुकूमत रहा, पीपल्स पार्टी का भी रहा, मसाइल वहीं के वहीं हैं। क्या आपको लगता है कि आने वाली हुकूमत जो है वो वाकई इनके जो संजीदा मसाइल हैं उनका संजीदा हल भी निकालेगी?
तो नाजरीन ज़ाहिर है ये मसाइल वहीं के वहीं हैं। अगर हम गिलगित बल्तिस्तान जाते हैं, वहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों का रुख करते हैं तो ये दुश्वार गुजार रास्ते हैं। यहाँ पर CPEC के हवाले से भी खासा काम हुआ है, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, सेहत की सहूलियात के हवाले से, तालीम की सहूलियात के हवाले से, ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात के हवाले से लोग जो हैं वो कहते नज़र आते हैं कि चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, हमारे मसाइल हल ना हुए। उसामा, आपको लगता है कि अब जो हुकूमत आएगी यहाँ के लोगों के जो संजीदा मसाइल हैं उनके पास संजीदा हल भी होगा और वाकई वो उनका हल निकालेंगे? देखिए, जो CPEC है वो ज़ाहिर है उसका एक अहम तरीन हिस्सा गिलगित बल्तिस्तान से गुजरा है, यहीं से फिर आगे चाइना से जुड़ता है। तो लिहाजा मेरे ख़्याल में ये इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो पाकिस्तान में है कि अब ये इलाका बहुत ज़्यादा फ्लरिश करेगा। पहले ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत इलाका है और इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशल है टूरिज़म का ख़ास तौर पर, लेकिन अफसोस ये है कि टूरिज़म के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, एक्सेस अच्छा हो, वहाँ पर रिहाइश की सहूलियात हों, इस तरह से दीगर चीज़ें, वो उतनी बेहतर नहीं कर सका पाकिस्तान है। लेकिन वो पाकिस्तानी तो ज़्यादा फिर भी प्रेफर कर लेते हैं जाना, लेकिन बाहर से लोग आए और वो वहाँ तक जा सके उतना ज़्यादा नहीं है। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि इंशाल्लाह अगले 5 साल के अंदर अंदर बहुत से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो तकरीबन कंप्लीट हो चुके होंगे और फिर आगे जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान आपने पहले ही देखा है कि ये तो वबा की वजह से मसाइल बहुत ज़्यादा हो गए, वरना बहुत सी जगहों पर बहुत से मैगजीन्स हों, सोसाइटीज़ हों, जो टूरिस्ट सोसाइटीज़ हैं वो सब कह रही थी कि 2020 पाकिस्तान बेहतरीन डेस्टिनेशन है टूरिज़म के लिए। तो गिलगित बल्तिस्तान में टूरिज़म का भी बहुत पोटेंशियल है। फिर यहाँ देख रहे हैं हाइडल प्रोजेक्ट्स जिस तरह से लग रहे हैं, तो कुदरती वसाइल से माला माली इलाका है, सिर्फ एक्सेस देने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह जिसकी भी हुकूमत बने, अभी तो ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ की हुकूमत है तो ज़्यादा इन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी होगी कि इनके पास 2.5-3 साल रह गए हैं, तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको मुकम्मल किया जाए ताकि यहाँ के लोग बड़े ज़बरदस्त हैं, पढ़े लिखे हैं और वो अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ेंगे और मेन चीज़ उसमें CPEC है। वही बात, जब मैं गई गिलगित बल्तिस्तान उसामा तो मैंने जब लोगों के वहाँ से बात की तो उनका कहना यही था कि CPEC के वजह से फिर भी आप देख रही हैं काम हो रहा है, रोड्स भी बन रही हैं, क्योंकि ज़ाहिर पहाड़ी इलाका है, लैंडस्लाइडिंग हो जाती है। लेकिन अगर हुकूमत से सतह पर बात करें तो उन्होंने कहा कोई काम नहीं हुआ। जो बजट आता है, बजट में हिस्सा वैसे ही कम होता है गिलगित बल्तिस्तान के लिए और वो भी पूरा नहीं आता। और यहाँ की चीज़ें वहीं की वहीं होती हैं, रुके हुए मामलात होते हैं, थोड़ा बहुत पैसा लग जाता है, बाकी पैसा खा लिया जाता है। तो ये जो चीज़ है ना, ये लगता है आपको कि अब आगे फिर नहीं होगी और वो जो आईनी हकूक़ की हम बात करें वो आईनी हकूक़ भी उनको मिल पाएंगे जो दूसरे सूबों को हासिल है? असल में हमारे मुल्क का मसला ये आप देखती हैं सुमैया के, चाहे सिंध गवर्नमेंट हो, दीगर हुकूमतें हों, कराची का मसाइल हम देखते रहते हैं, सबसे बड़ा शहर, कि जी वसाइल की कमी है, अब पैसे ही नहीं है। असल मसला ये है, कराची में कहेंगे कि जनाब प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं देती, प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहेगी जी फेडरल गवर्नमेंट नहीं देती, तो इतना ज़्यादा वो यही मसला है। फिर आकर हमारे पास कलेक्शन उतनी नहीं है, टैक्स का निज़ाम बेहतर होना चाहिए, एक्सपोर्ट। जब मुल्क पूरी तरह से कमा रहा होगा, अभी तो कर्जों में इतना डूबा हुआ है तो किसको कितना हिस्सा देंगे, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ज़्यादा बोझ आता है जो भी गवर्नमेंट हो। आप ये बरीज़मा नहीं हो सकते कि जी फेडरल ने हमें कुछ नहीं दिया। तो लिहाजा पिछले 5 साल तो थी गवर्नमेंट नून लीग की, तो इसीलिए सवालों के जवाब उनको देने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी चूंकि फेडरल से ही आपको ज्यादा मिलना है हिस्सा, तो इसीलिए फेडरल गवर्नमेंट की तरफ ही लोग ज्यादा देखते हैं और इलेक्टेबल्स जाते ही उधर हैं। ये हमारे पाकिस्तान में एक चीज है, अभी आप देख लें 100 नोटिस गए हैं कि जी ये आप इलेक्शन के जो कवायद है उनकी खिलाफ वर्जी हो रही है। 100 नोटिस इलेक्शन कमीशन की तरफ से तमाम पार्टीज को ही गए हैं। तो ये हर पार्टी अपना जोर लगा रही होती है लोगों को कन्विंस करने के लिए, हमने ये कर देना है, हमने ये कर देना है। हर कोई आकर इस तरह से वादे वईद करता है और ये इलेक्शन का एक हिस्सा होता है। तो लोग ज़ाहिर है उन्होंने उम्मीद तो बांध ली है और उम्मीद उनको ज़्यादा फेडरल गवर्नमेंट से होनी है। तो बस ये उम्मीद की जा सकती है कि इस दफ़ा जो लोगों के मसाइल हैं, देखिए जितने भी पोल हुए, अभी आप भी जिस तरह हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप दिखा रहे हैं कि पीने के पानी का मसला है, लोड शेडिंग का मसला है, रोज़गार का मसला है, लोगों के मसाइल वही हैं, पूरे पाकिस्तान में वही हैं, बुनियादी मसाइल, बुनियादी चीज़ों के मसाइल। और जो भी गवर्नमेंट आए उसको कोशिश तो ही करनी चाहिए कि यह हल हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग उस तरह से तवज्जो नहीं देते। जितना होता है वो भी सही तरह खर्च नहीं होता। तहरीक इंसाफ इसलिए नारा लगाती है जी हमने करप्शन खत्म करनी है, अगरचे इनके आने के बाद भी करप्शन कोई खत्म नहीं हो गई।
उसामा देखें वही बात, यहाँ के लोगों का जो असल मसला है वो सेहत की सहूलियात के हवाले से है, क्योंकि दुश्वार गुजार रास्ते हैं। एक बड़ा अस्पताल है, अगर हम बात करें तो लोग वहाँ के कहते हैं कि हाँ वही एक अस्पताल है जहाँ पर हमें जाना पड़ता है। छोटे अस्पतालों में वो सहूलियात ही नहीं है, छोटे छोटे क्लिनिक्स हैं, डॉक्टर्स उस तरह के नहीं हैं, जो भी हुकूमत आती है वो इस तरफ काम नहीं करती। हमें रास्ते जाने में, किसी अस्पताल में इलाज के हवाले से वो सहूलियात ही नहीं मिलती। अभी हमने देखा बिलावल भुट्टो साहब ने बड़े दावे किए, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वुज़रा ने बड़े सेहत के हवाले से दावे किए, ये कहा कि हम हेल्थ कार्ड देंगे, हम वहाँ पर लोगों को इलेक्शन कैंपेन में किए जाते हैं, बाद में यही सियासतदान पर ढूंढने से नहीं मिलते। असल में मेरा ख्याल है एक तो स्कैटर्ड चुके होती है पॉपुलेशन, इलाका निस्बतन ज़्यादा बड़ा है, यही हम बलूचिस्तान में देखते हैं। और लगभग मेरा ख्याल है अगर मैं गलत नहीं हूँ 15-17 लाख की यहाँ पर आबादी है। उसके लिए उस तरह की सहूलियात तभी दी जा सकती हैं जब आप स्पेशल फोकस करें। इस तरह से सोच कर नहीं दिया जा सकता जिस तरह कराची बड़ा शहर है, ज़ाहिर आबादी वहाँ पर ज़्यादा है, तो फिर आप वहाँ पर बड़े हॉस्पिटल्स भी ज़्यादा बनाएंगे, मैस सिस्टम भी ज़्यादा लाएंगे, कम्युनिकेशन। अगरचे अभी तो कराची की क्या मिसाल देनी कि पूरी दुनिया में हमारे लिए एक शर्मिंदगी की बात है कि जी सबसे बुरा निज़ाम जो है ट्रांसपोर्ट का वो कराची का कहलाया है, तो बड़े दुख की बात है। बहरहाल बड़े शहरों में आप ये कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आबादी एक जगह पर होती है तो फिर आपके लिए ज़्यादा आसान है, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ वहाँ पर एक बड़े हॉस्पिटल के लिए निस्बतन आसानी से मिल जाएगा। अगर आप गिलगित बल्तिस्तान में बनाना चाहें तो आप किस जगह जाएंगे, और फिर लोगों के लिए वही दुश्वार गुजार रास्ते हैं, उस तरह से आबादी मुख्तलिफ जगहों पर है, छोटे छोटे यानी कस्बों में या शहर भी हैं, तो कोई बहुत बड़ा शहर कहीं भी आपको, यानी आप सोचे ना कि कराची का तो शायद एक 10वां हिस्सा जो है वो कोई एक बड़ा इलाका, उसी में 15-20 लाख आपको लोग मिल जाएंगे। तो इस लिहाज से ये मसाइल रहते हैं, इसीलिए ऐसे इलाकों को स्पेशल तवज्जो की जरूरत होती है, और उसमें पूरी स्टेट की आप उस पर ये नहीं छोड़ सकते कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस आएंगी और वो करेंगे, उन्होंने तो प्रॉफिट कमाना है। तो पूरी गवर्नमेंट की जब तक वहां पर अप्रोच नहीं होगी इसी तरह से ये लोगों के मसाइल करने के लिए, तब तक नहीं हो सकते। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अभी हम जरा इस पर और भी बात करेंगे, लेकिन नाज़रीन जिस तरह आप जानते हैं कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त शदीद सर्दी है, गिज़र का इलाका है हल्का 21, यहाँ पर ज़ाहिर बहुत सर्दी है, नुक्ता इंजमात से भी जो दर्जा नीचे चला गया है, उसके बावजूद हम देख रहे हैं खवातीन वोटर्स की बहुत बड़ी तादाद है जो घरों से बाहर निकल रही हैं, वोट कास्ट कर रही हैं। एक 100 साल बुजुर्ग खातून भी अपना किराएदारी इस्तेमाल करने आई हैं, और हमारे नुमाइंदे फजल अहमद उन खातून के साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे बात करते हैं। फजल, ये 100 साल बुजुर्ग खातून है, इतनी सख्त सर्दी में घर से निकली हैं, क्या जज्बा है इनका, क्या बता रही हैं ये? इस वक्त मैं मौजूद हूँ गजर के इलाके 21 हल्का 3 में मौजूद हूँ। इस वक्त ये पोलिंग स्टेशन है, ताउस बला इनका नाम है। यहाँ पे वोटर्स की बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है, खासकर खवातीन की बड़ी तादाद हमें यहाँ देखने को मिल रही है। मेरे साथ इस वक्त एक बुजुर्ग खातून जो यहाँ पे वोट डालने आई है, लगभग इनकी 100 साल इनकी उम्र है, यहाँ वोट डालने आई है। क्यों आई है, किसको वोट देने जा रही है, ज़रा हमसे पूछते। हमारी ये जमहूरी हक़ है कि हम आवाम के लिए एक अच्छा नुमाइंदा चुने, क्योंकि वो हमें हमारी मुल्क को तरक्की के गामजन पे लेके चले, और हमें अच्छे से अच्छा बेहतर से बेहतर हमें आवाम की मदद करे। ठीक है जी, बिल्कुल आपने उन्होंने सुना। यहाँ पे इस तरह की और भी बहुत सारे यहाँ पे बुजुर्ग खवातीन हमें देखने को मिले जो यहाँ पे अपने जमहूरी अमल को आगे बढ़ाने के लिए, वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पे मौजूद है। यहाँ की बड़ी तादाद यहाँ हमें देखने को मिली। हालांकि यहाँ पे सर्दी भी है, रात को यहाँ बर्फबारी हुई, इस वजह से यहाँ पे सर्द भी बहुत, इसके बावजूद भी लोगों की बड़ी तादाद हमें यहाँ देखने को मिल रही है। और पोलिंग स्टेशन खवातीन और बहुत शुक्रिया फजल आपका, अब हमें आगाह करे ज़ाहिर बड़ी ज़बरदस्त बात है उसामा कि वहाँ पर ऐसे मौसम में जहाँ पर सख्त सर्दी है, मनफी दर्जा हरारत है, फिर भी इतनी उम्र है लोगों की, लेकिन उनका जज्बा बड़ा ज़बरदस्त है, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और इन मसाइल का हल ज़ाहिर निकलना भी है, और वो ज़ाहिर उम्मीद भी कर रहे हैं। लेकिन जो मिला जुला रुझान हमने पूरी इलेक्शन कैंपेन में लोगों का देखा, जिसमें लोग ये कहते हैं कि जी हमने देख लिया पीपल्स पार्टी को भी, इन्होंने भी हमारे मसले हल नहीं किए, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही, उनसे भी हमारे कोई मसाइल ज़्यादा हल नहीं हुए, तहरीक इंसाफ से भी काफ़ी लोग यहाँ पर नाना नजर आए। वो कहते हैं इन्होंने बेरोज़गारी दी, महंगाई में यहाँ पर इजाफा किया पूरे मुल्क में, तो कोई नए लोग आए। वो नए लोग कौन होंगे? ज़ाहिर सोच तो यही होती है ना उम्मन कि जो मरकज़ में हुकूमत जिसकी होती है वही हुकूमत बनाता है। तो ये जो हमारी हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिन्होंने इससे पहले भी कई वादे और दावे पूरे मुल्क के लोगों के साथ किए और अब आज गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के साथ भी किए हैं, लेकिन जब आपने जो बात की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर टूरिज्म के हवाले से ये बड़ा खित्ता इंपॉर्टेंट है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जब हम बजट बनाएं मुल्क का
तो ऐसे खत्ते के लिए, ऐसे शहरों के लिए ज़्यादा बजट रखा जाए जो टूरिज्म के हवाले से हमें ज़्यादा कमा के दे सकते हैं। क्या हुकूमतें इस तरह नहीं सोच सकती? ये तो है कि जो लोग जो इलाके यानी उतने आगे नहीं बढ़ सकते, पसमानदा रह जाते हैं, उनके लिए फिर स्पेशल होता है। ये नहीं देखा जाता कि अच्छा इन इलाकों से टैक्स कितना आ रहा है और जितना टैक्स जिधर से आ रहा है उतना ही उसको पर खर्च कर दिया जाए, तो फिर इस तरह के इलाके तो और ज़्यादा पीछे रह जाएंगे। जो आप जो बात कर रही हैं कि यहाँ पर लोगों में बड़ी गहमा गहमी जोशो खरोश है, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, क्योंकि इससे लग रहा है कि लोग अब भी उम्मीद रखते हैं कि उनके बाहर आने से, वोट कास्ट करने से वो एक उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि जब वो वोट देंगे, वो तो यही कर सकते हैं अपने तौर पर। एक बाशऊर शख्स यही कर सकता है कि अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए वो जिस शख्स को बेहतर समझता है उसको जाकर वोट कास्ट करे, उसकी इतनी ड्यूटी है। उसके बाद जिसको वो दे रहा है वोट, ये फिर उसका काम है कि वो उनके काम सही तरह से करे। अब आपने जिस तरह बात की कि लोग कोई और रास्ता भी देखते हैं कि जी इसने भी मायूस कर दिया, उसने भी मायूस कर दिया, पहले पीपल्स पार्टी को देखा, फिर नून लीग को देखा, अब तहरीक इंसाफ भी वादे कर रही है, लेकिन उसने फेडरल में क्या कर लिया जो गिलगित करेगी, क्योंकि उसका इफेक्ट तो होगा। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, महंगाई हुई तो वहां पर भी हुई, बेरोजगारी हुई तो उसके साथ वहां पर भी आए। तो पहले तो 3 महीने का था, फिर 6 महीने सुने हमने, फिर साल, फिर उसके बाद कोरोना आ गया। तो ये वादे होते रहते हैं और लोग इस उम्मीद पर, और फिर इंडिपेंडेंट की तरफ लोग जा सकते हैं। इसलिए आप देख रहे हैं कि लोगों को उम्मीद है तो कहीं ना कहीं वोट कास्ट। चलें देखते हैं, ज़ाहिर कुछ ही घंटे रह गए हैं ये वोटिंग का अमल खत्म होने। शेख रुवैल अज़हर साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। बहुत शुक्रिया शेख साहब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पहले यहाँ हुकूमत रही, आप लोग पुरुम्मीद भी हैं, इसके बावजूद कि धांधली का इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है आप लोगों की जानिब से, इलेक्टेबल्स एंड टाइम पर आप लोगों को छोड़ के चले गए। कैसे देख रहे हैं आज के इलेक्शंस को आप लोग, और क्या लग क्या रहा है कि वाकई जीत जाएंगे आप लोग? ये तो अल्लाह ताला की जात को इल्म होता है ना, कायद इल्म तो कोई नहीं जानता। अच्छा। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज जो है इस वक्त, जब मरियम भी वहाँ पे गई थी और उन्होंने अपने इज्तिमात को एड्रेस किया, तो आपने देखा होगा कि दूर इलाके में भी इस तादाद में लोग थे और उनकी मौजूदगी का मकसद ये था कि वो इस बात से इत्तफाक करते थे कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 5 साल हुकूमत की है, 5 साल के दरमियान बड़ी खिदमत की रही ना, उनके मुतालबात थे, कॉलेजेस थे, सड़कें थी और इस किस्म के जो बुनियादी मसाइल थे उनको एड्रेस किया। तो उसकी रोशनी में वो लोग जो बाहर आए और अपने लीडर का उन्होंने इस्तकबाल किया, उससे तो जाहिर होता है कि मैं हतमी राय तो नहीं दे सकता, लेकिन जो जाहिर नजर आ रहा था जो जल्सों की तादाद थी, लोगों की उसमें आमद थी, उससे तो लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इंशाल्लाह इलेक्शन जीतेंगी। और इसमें दो राय नहीं थी, और जो बराबर के भी जलसे थे। हाँ, ये भी मैं कह सकता हूँ कि जो हुकूमती वज़रा की गुफ्तगू थी, जो उनके बयान थे, जो उनकी तकारीर थी और जिसके उनकी फ्रस्ट्रेशन उनकी तकरीरों में नजर आ रही थी, वो जाहिर तो यही कर रही थी कि वो मायूस है और इस किस्म के बेहुदा इस्तेमाल कर रहे थे। अच्छा। वो एक फ्रस्ट्रेशन का नतीजा होती है ना, वो कोई मजहब लोग या अच्छे लोग तो उस किस्म की ज़बान इस्तेमाल नहीं करते। इनसे आपको तोक़ो भी कोई नहीं कर सकते आप। अच्छा। हाँ, क्योंकि आपकी मजबूरी है, आपने मीडिया हाउसेस चलाने हैं, तो आप तो फिर परहेज करो, कर ही लोगे, ना चाहते हुए करना पड़ेगा आपको। अच्छा। मजबूरी है, पर मेरी मजबूरी नहीं है, मेरे पास भी आप कदम तो नहीं लगा सकते ना। अच्छा। तो नहीं, मेरा अपना ख्याल है कि जो हमारा काम तो खैर सवाल करना है, करते हैं सही नहीं, हमारा काम तो सिर्फ सवाल करना है। और अब हम आप सबके लिए ही उम्मीद है कि आप सब लोग जो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो या PTI, जिन्होंने कैंपेन अच्छा चला, लेकिन उससे ज़्यादा मैं दुआ गो हूँ गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए कि वाक़ईतन उनके जो मसाइल हैं उनका हल निकालने के लिए कोई ऐसी पार्टी आए जो उनका हल वाक़ईतन निकाले ही, सिर्फ वादे और दावे ना करे। बहुत शुक्रिया आपका। अभी ज़रा एक अपडेट ले लेते हैं, वहाँ पर इलेक्शन ज़ाहिर वोटिंग का अमल कहाँ पहुँचा है, कैसे टर्नआउट देख रहे हैं। 2 भी बज चुके हैं, ज़्यादा वक्त गुजर गया, अब कुछ ही वक्त बाकी रह गया, 5 बजे ये वोटिंग का अमल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। नदीम खान से जानेंगे। नदीम, कहाँ मौजूद हैं, आपके हल्के में मौजूद हैं, और यहाँ पर आप टर्न आउट कैसा देख रहे हैं? सर्दी भी बहुत है, लोगों का क्या कहना है, क्या बताएंगे?
जी बिल्कुल, इस वक्त तो मैं मौजूद हूँ हल्का नंबर 2 में नगर के इलाके में एक पोलिंग स्टेशन पे मौजूद हूँ और यहाँ पे टर्न आउट जो है बहुत बेहतर है, क्योंकि सुबह के टाइम में हमें उस तरह का सूरत हाल नज़र नहीं आ रही थी। लोग जो है वो शायद सर्दी की वजह से जो है घरों से बाहर निकल आए नहीं निकल के सके, मगर अभी जो सूरत हाल है अभी जो है लोग बड़ी तादाद में आए हुए हैं और लोग जो है अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम इस वक्त ये भी जो है हमें एक चीज़ देखने को मिली कि खुसूसी अफराद जो स्पेशल पर्सन है वो गिलगित बल्तिस्तान के इन इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, वो आए हुए हैं और अपना जो कीमती जो वोट है वो कास्ट कर रहे हैं, हक़ राय दही का इस्तेमाल करने के लिए आए हैं। मगर एक चीज़ यहाँ पे हमें शदीद जो है महसूस हुई, हमने देखा कि यहाँ पे इनके लिए कोई सहूलियात नहीं दी गई हैं। अब जो खुसूसी अफराद है उनके वोट जो हैं वो छत की दूसरी जो बिल्डिंग होती है उसकी दूसरी मंजिल में उनके ले रखा गया है। वहाँ पे ना कोई रैंप बनाया गया है, ना कोई अब 3-3 बंदे जो हैं खींच के ऊपर दूसरी मंजिल पे लेके जाते हैं। अब ऐसे ही कुछ 2 वोटर थे जो खुसूसी अफराद हैं, उनके साथ हम मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज तो उन्होंने अपने फरीदा जो कौमी फरीज़ा है वो अदा करने आए हैं, इसमें किस तरह की मुश्किलात का इनको सामना रहा और इस हवाले से क्या कहेंगे। जी अपने नाम बताएं और आज आप आए हैं यहाँ पे वोट कास्ट करने के लिए, एक कौमी फरीज़ा है और ये आपकी जो ये अमल है ये पूरी कौम के लिए एक तकलीद का ज़रिया है, किस तरह की मुश्किलात का सामना रहा आपको? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ का, नदीम साहब आपका। आपने हमेशा जो हमारे मखसूस अफराद होते हैं, जो मखसूस सलाहियतों के हामिल अफराद होते हैं, उनकी आवाज़ को ऐवानों तक पहुँचाने में आपका बहुत बड़ा रोल है, आपका चैनल का बहुत बड़ा रोल है। मुश्किलात 2017 से मैं आपको बताऊं कि जो इलेक्शन एक्ट है 2017 उसमें तो हमें पोस्टल बैलेट की इजाज़त दी गई थी कि हम पोस्टल बैलेट के ज़रिए अपना वोट कास्ट कर सकें। पर अगर बंदा पोस्टल बैलेट के ज़रिए वोट कास्ट नहीं कर सकता है तो ये इंश्योर किया गया था कि हमें कि वहाँ पे आपको VIP प्रोटोकॉल दिया जाएगा, तमाम जितने भी स्टेशन हैं वो एक्सेसिबल बनाए जाएंगे, वहाँ पे आपको रैंप की सहूलत होगी, वॉशरूम की सहूलत होगी और फिर जो ब्लाइंड अफराद हैं उनके लिए अपने साथ एक गाइड को भी ले जाने की इजाज़त होगी। लेकिन मैं सुबह से अपना वोट भी कास्ट कर चुका हूँ, मुख्तलिफ स्टेशंस का भी मैंने दौरा किया है। प्रोटोकॉल तो खैर हमें मिलता है, हमें क्यू में खड़ा नहीं करते हैं, लाइन में हमें खड़ा नहीं करते हैं, मगर जिस तरह भी आपने यहाँ पे देखा सेम इशू तमाम स्टेशंस कि हमें बंदे उठा के लेके जाते हैं, जिससे हमारा जो वो होता है एहसास, जो नफ्स हमारा जो होता है वो मजरूह हो जाता है, तो बड़ी हमें तकलीफ़ होती है। लोग हम एक मजाक बन जाते हैं सोसाइटी के सामने। हम हिम्मत करके घर से बाहर तो निकलते हैं, मगर यहाँ पे जो हर्डल्स, जो रुकावटें हमारे सामने होती है उससे हमें बड़ी तकलीफ़ होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे, मैं बता दूँ गिलगित बल्तिस्तान में कोई 10,000 माजूर अफराद का वोट था, रजिस्टर्ड वोट था, उनमें से मेरे ख्याल में बहुत लोग अगर बाहर निकले तो उनमें से 100 अफराद बाहर निकले होंगे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमें वो एक्सेस नहीं दी जाती है, हमें वो रिगार्ड नहीं दिया जाता है, हमारी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा नहीं किया जाता, जिसकी वजह से लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते। जी बिल्कुल, जैसे आपने सुना कि यहाँ पे जो खुसूसी अफराद के लिए जिस तरह की ज़रूरियात होती हैं, जिस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करना होती हैं, वो उस तरह की सहूलियात इनको असर नहीं है और वो बड़ी तादाद जो है वो अपना जो हक़ राय दही है उससे महरूम रह जाते हैं। हमारे साथ एक और नौजवान भी मौजूद हैं जो इस जज्बे से आए हैं कि वो अपना जो हक़ राय दही है और जो अपना कीमती वोट है वो इस्तेमाल। कितनी मुश्किलात का सामना रहा? आप चाहें, हमने आपको देखा आप सीढ़ियों से आपको खींच के लेके जा रहे थे। बहुत मुश्किलात हुई। देखिए, आप देख सकते हैं इधर दूसरी मंजिल पे है, किस तरह मुझे ऊपर उठा के ले जाया गया वोट कास्ट करने के लिए, तो इससे बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी। और आगे 2 पीछे 2 4 बंदे जैसे कोई कंधा दे रहे हों किसी लाश को, इस तरह ऊपर उठा के ले गए हैं। सो बिल्कुल इंतज़ाम डिसेबल पर्सनस के लिए ना होने के बराबर बिल्कुल भी नहीं है। माशरे में हमारे लिए वोट कास्ट करने के लिए खुसूसी इंतज़ामात होने चाहिए थे, लेकिन कोई भी इंतज़ामात हमारे लिए नहीं है। बहुत शुक्रिया, आपके जज्बे को हम सलाम पेश करते हैं। बोल आपके जज्बे को सलाम पेश करता है। ये नौजवान हैं जो आज आए हैं और अपना कीमती वक्त इन्होंने दिया, अपना कीमती वोट इस्तेमाल करने आए थे, मगर अफसोस के साथ आज ये सूरत हाल हमको देखने को मिली कि इनको 4-4 बंदे खींच के ऊपर लेके जा रहे हैं। इतनी सहूलत तो कम अज़ कम इनको होनी चाहिए थे, रैम अपनी जगह, मगर इनके लिए जो वोट का हक़ था वो किसी ऐसे जगह पे रखते जिन पे जो है ये आसानी से इनके एक्सेस होती है और वो जाके वहाँ पे वोट। लेकिन यहाँ पर सहूलियात उस तरह की होनी चाहिए थी कि इस तरह
के जो लोग हैं, जो ज़ाहिर माजूर हैं, स्पेशल हैं, उनके लिए यहाँ पर आसानियाँ होती ताकि वो ज़ाहिर अपने घरों से निकलें। बहुत बड़ी बात है अपना आपके रायदारी इस्तेमाल करने, क्योंकि आपके एक एक वोट की बड़ी अहमियत है। और अभी जब हम बात करें गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन की, तो नाजरीन इसकी जोग्राफियाई अहमियत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसकी सरहदें हैं, ना सिर्फ वो इंडिया से मिलती हैं, ताजिकिस्तान से मिलती हैं और पाकिस्तान से मिलती हैं। और अब अबूरी सूबे बनाने की बात है, लेकिन जब सवाल ये उठता है कि बाकी सूबों की तरह क्या इस सूबे को भी वही आईनी और कानूनी हुकूक हासिल होंगे जो दीगर सूबों को हासिल हैं, जो वहाँ सूबों के शहरियों को हासिल हैं, क्योंकि यहाँ पर सेहत की सहूलियात बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। नफीसा शाह साहब हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनसे बात करते हैं। नफीसा शाह साहब बहुत शुक्रिया। बिलावल भुट्टो जरदारी 1 माह तक वहाँ पर रहे, बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन चलाई, तमाम लोग उनके साथ रहे। पीपल्स पार्टी आज के इलेक्शंस को लेकर कितनी पुरुम्मीद है कि आप लोग बनाएंगे गिलगित बल्तिस्तान में अपनी हुकूमत? देखिए, हम बिल्कुल पुरुम्मीद हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मकबूल तरीन जमात है गिलगित बल्तिस्तान की। माजी में भी धांधलियों के बावजूद, पिछले इलेक्शन से धांधलियों के बावजूद पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर थी और कई ऐसे कैंडिडेट थे जिसमें 100, 150, 40, 50, 10, 15 इतने वोटों का फर्क था। एक में तो 1 वोट का भी का फर्क था। और उसके बाद जो एक लीगल बैटल चली, उसमें 2 और सीटें हमारी बढ़ी जो लास्ट इलेक्शन थे। तो हम पुरुम्मीद हैं। और दूसरा, इस इलेक्शन की जो नौयत है उसको बावर कराने में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का नुमाया किरदार है। वो हर जगह गए हैं, हर चप्पे गए हैं, हर गली गए हैं, हर नाले के पीछे गए हैं, लोगों से वो मिले हैं। और हम पुरुम्मीद है कि इंशाल्लाह उनकी मेहनत रायगा नहीं जाएगी। अच्छा, पीपल्स पार्टी ने पहले भी गिलगित बल्तिस्तान के हुकूक के पासदारी करते हुए उनको जो उनके राइट्स हैं, वो राजकीय निज़ाम का खात्मा हो, वो पॉलिटिकल पार्टीज का क़याम हो, वो गिलगित बल्तिस्तान की शनाख्त हो, सारे इन हुकूक के हासिलात में पीपल्स पार्टी की क़यादत का और जमात का नुमाया एक किरदार रहा है। और उसके साथ जो लोकल फैसिलिटीज़ हैं, बिलखुसूस जो सब्सिडीज़ हैं, उनमें भी पीपल्स पार्टी का किरदार रहा है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो पहले लीडर थे जिन्होंने वहाँ आटे की सब्सिडी का ऐलान किया था। और इस वक्त भी हमारी कमिटमेंट जो है गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से है। हम पुरुम्मीद है इंशाल्लाह जो है जीत पीपल्स पार्टी। आप लोग जीत जाते हैं तो फिर पीपल्स पार्टी जिसकी मरकज में हुकूमत नहीं है, वहाँ के जो मसाइल हैं वो आप लोग जानते हैं, वो कैसे हल करेंगे? खासतौर पर उनके आईनी हुकूक के हवाले से कैसे काम करेंगे? देखिए, सिंध में भी मरकज में दूसरी हुकूमत है, सिंध में दूसरी हुकूमत। जी जी। और वो मैनेज हो रही हैं। जहाँ पर ये कोई अगर मरकज में कोई और हुकूमत है और सूबे में कोई और, इससे ये मतलब नहीं है कि वो इलाका गैर बन जाएंगे या कोई तनाज़ा होगा। पाकिस्तान का आइन और कानून है और उसके मुताबिक जो है उनके राइट्स हैं लोगों के, उनको वो मिलना चाहिए जो उनका हिस्सा है, और वो मिलेगा। और हम समझते हैं कि हम गिलगित बल्तिस्तान की जो हुकूक की जो जंग है, उसकी नुमाइंदगी बेहतर अंदाज में कर रहे हैं, पहले भी की है और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। नहीं, आपके पास प्लान क्या है नफीसा शाह साहिबा? किस तरीके से उनके मसाइल का निकालेंगे? कोई शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म कोई प्लानिंग तो होगी पीपल्स पार्टी की? देखिए, हमारा इलेक्शन स्लोगन जो है वो 3 हुकूक है गिलगित बल्तिस्तान से, जो हमारे मैनिफेस्टो में भी है। और उसमें हक़े रोजगार है, हक़े हकमियत है और हक़े मिल्कियत है। इन बुनियादों के ऊपर जैसे पहले हम बल्तिस्तान को हुकूक दिलवाए थे, शनाख्त दिलवाई, पॉलिटिकल पार्टीज का निज़ाम क़याम किया, तो उसी तरीके से ये कंटिन्यूटी होगी। हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एक वज़ीर आज़म और सिलेक्टेड वज़ीर आज़म किसी भी हल्के का, किसी भी पाकिस्तान के खत्ते का मसला जो है वो हल कर सके, उनमें वो अहलियत ही नहीं है। अच्छा। इनके वज़रा का जो मैनिफेस्टो है वो महज गाली गलोच है। वो समझते हैं कि गाली गलोच से वो अपोजिशन को ख़राब करके वो गिलगित बल्तिस्तान के या पाकिस्तान, रेस्ट ऑफ पाकिस्तान में तो उनके पेट भर सकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग इनको पहचान चुके हैं, लोग इनसे बिल्कुल तंग हैं। और आई एम श्योर गिलगित बल्तिस्तान के लोग अपने आप को ऐसी जमात के हवाले नहीं करेंगे जिन्होंने पेट्रोल की कीमत बढ़ाई, जिन्होंने आटा चीनी की कीमतें बढ़ाई और जिन्होंने पाकिस्तान के अवाम की जिंदगियां जो हैं
वो पहले हुकूमतों से, और अगर वहाँ रिलीज था नवाज शरीफ के टाइम में जो महंगाई थी, पीपल्स पार्टी के टाइम में जो था, उससे बहुत आगे लेके गए हैं वो मुल्क को। महंगाई के में उन्होंने धकेला है, तारीखियों में धकेला है, और यहाँ तकलीफें जो हैं अवाम की वो बढ़ती चली जा रही हैं। तो आई एम श्योर कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो हैं वो उस जमात को मैंडेट देंगे जिस माजी में उनका साथ किया। अच्छा नफीसा साहब, मैं चाहूंगी आप मेरे साथ ही रहिए, क्योंकि अभी रिगिंग के हवाले से भी, आपके तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से भी मुझे आपसे बात करनी है। सिद्दीकुल फारूक साहब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ हैं, उनसे भी ज़रा मैं बात करूं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करूं। सिद्दीक साहब, आप लोग कितने पुरुमीद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिनके इलेक्टेबल्स उनको एंड टाइम पर छोड़ के चले गए, कि आप लोग आज के जो इंतखाबात हैं वो जीत जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। पहली बात यह है जी कि हमारी 5 साल हुकूमत रही है और हमारी हुकूमत ने वहाँ हाफिज़ हफीज़ुर्रहमान की क़यादत में जितना काम किया है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, टूरिज़म के लिए और रोज़गार के लिए, बिजली के लिए, फिर सी पैक जो है वो ज़ाहिर है हमारी हुकूमत, उस सब का फ़ायदा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को मिला है। फिर नवाज शरीफ साहब बिलखुसूस सयाहती जहाँ भी पोटेंशल है वहाँ उनकी दिलचस्पी हमेशा बड़ी है, चाहे यहाँ पंजाब में बड़ी हो और ये गिलगित बल्तिस्तान हो, उन्होंने बड़ी दिलचस्पी ली है और लोगों को मालूम है। इस बुनियाद पर हमने काम पेश किए हैं, इस बुनियाद पर कि हमने वहाँ किसी किस्म की आप समझे कोई विच हंटिंग नहीं की, कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमात नहीं बनाए, सबको इज्जत दी है। तो उस बुनियाद पर हम ये तवक्को करते हैं कि जो इलेक्शन कैंपेन है तो ज़ाहिर आप लोग जानते हैं कि कितनी जानदार चली है, तो इस सब की बुनियाद पर हम ये तवक्को रखते हैं कि इंशाअल्लाह हमें बहुत ज़्यादा सीटें मिलेंगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात हम चाहते हैं वो ये है कि यहाँ इंतखाबात हर लिहाज से, हर किस्म की करप्शन से और धांधली से पाक हो। अच्छा। लेकिन जिन्होंने हमारे 6 अरकान तोड़े और जो लोग ऐसे हैं कि 700 उस पूरे ज़िले के सरकारी मुलाजिमीन हैं और वहाँ तक 1100 यानी 1800 जो है वो पोस्टल बैलेट जारी कर दें, और इस सब की ऐसी सब चीज़ों के सबूत हम इलेक्शन कमिश्नर साहब को दे चुके हैं। तो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं। एक बहुत बुनियादी बात जो आपने फरमाई वो हमारे दूसरे साहब जो उसका जवाब दे रहे थे कि हुकूमत मरकज में दूसरी है, इसी के लिए तो हम कर रहे हैं ना कि मरकज में किसी के नहीं, आपके तो किसी सूबे में भी हुकूमत नहीं है, तो आप यहाँ के मसाइल हल कैसे करेंगे? बजट कहाँ से आएगा? आप यहाँ पर आईनी हुकूक के हवाले से इनके कैसे काम करेंगे, जो कि सबसे बड़ा मामला है? मुस्लिम लीग नून के पास क्या प्लानिंग है अगर वो जीत जाते हैं? तो मैं यही तो अर्ज करता हूँ कि जो आइन ये कहते हैं, जमहूरी उसूल ये कहते हैं कि मरकज में अगर कोई और हुकूमत हो, सूबे में कोई और हुकूमत हो, तो जो सूबे के हुकूक हैं वहाँ भी पाकिस्तानी रह रहे हैं ना, हाँ। उनके भी मसाइल हैं, उनका भी जो हिस्सा है इस इलाके की अहमियत कितनी है, स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस कितनी है, अभी आप बता रही थी। एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ उसके साथ आगे चले जाए तो चीन है, इधर इंडिया है, इधर पाकिस्तान है, ये इतना अहम इलाका है। तो फिर इसकी अहमियत और यहाँ रहने वाले जो 18-20 लाख लोग हैं उनके अपने हुकूक हैं, तो कोई भी हुकूमत मरकज में उन्होंने ये तो देखना भी नहीं चाहिए। और मैंने अर्ज किया इसीलिए तो हम जिद्दोजहद कर रहे हैं कि आइन की बालादस्ती हो, जमहूरियत की बालादस्ती हो, तो कोई भी हुकूमत हो उसका काम है। अगर सूबे में किसी और की हुकूमत है तो उनके जो नहीं, तो वो होगा कैसे? देखें, ये तो एक आपका सियासी बयान है ना, अमलन कैसे होगा? इतने रिफ्ट है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, ये काम होगा कैसे? यहाँ तो वैसे ही जो सूबाई हुकूमतें होती हैं वो रोना रो रही होती हैं कि हमें बजट नहीं मिल रहा। अगर हम सिंध की बात करें तो उसकी मिसाल सामने है, कराची के मसाइल भी हमारे सामने हैं, सिंध के मसाइल हमारे सामने हैं, वहाँ पर ही रोना रोया जाता है कि हमें बजट नहीं दिया जाता, फंड्स रिलीज नहीं किए जाते, जबकि आप लोग तो किसी सूबे में हुकूमत भी नहीं रखते। तो आप लोग ये कैसे काम करेंगे? कि पंजाब में तो 6 आईजी तब्दील हो जाते हैं, सिंध का आईजी कहते हैं हम नहीं तब्दील करते। तो यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ।
गैर कानूनी और गैर आईनी काम, और हम ये चाहते हैं कि ये ना हो। जिद्दोजहद करेंगे। हमें उम्मीद है कि इस वक्त जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बनी है, इंशाअल्लाह उसके प्लेटफॉर्म से आइन की बालादस्ती के लिए अमली तौर पर काम होगा, और हम पाकिस्तान में इसके चारों सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में जो आइन की अमलदारी है, जो जमहूरी रवायात और उसूल हैं, उनको नाफिज करने और करवाने में इंशाल्लाह कामयाब हो जाएगा। चलें, पॉइंट टेकन। मैं आती हूँ आपकी जानिब दोबारा। ज़रा ज़ाहिर ये भी तो एक सोच है ना कि जिसकी मरकज़ में हुकूमत होती है वही हुकूमत बनाता है। ये अगर इस सोच आगे बढ़ती है और लोग इसी सोच को वोट देते हैं, तो फिर जब सूबा बनाने की बारी आएगी, आइन में तरमीम करने की, तो अपोजिशन साथ देगी हुकूमत का? ये सवाल मैं आपके सामने रखूँ नहीं उसामा। इससे पहले ज़रा मैं आपके पास आऊँगी। उसामा, ये बताइए कि हम जब बात करते हैं कि जी जब वो 5 अगस्त वाली बात जिसमें नक्शे में दिखाया गया गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा, ये हम सब बात जानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान की आवाम की ख्वाहिश पर ही उन्होंने पाकिस्तान से इलाक किया था, ये उनकी ख्वाहिश थी। अब पाकिस्तान का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो क्या करता है उनके हुकूक के लिए, उनके आइनी हुकूक के लिए, उनको वो सीटें देना, उनको वही हुकूक देना वहाँ के शहरियों को जो बाकी सूबों के लोगों को हासिल हैं। आपको लगता है कि इतनी आसान प्रोसेस होगा, ये इतना आसानी से हो जाएगा जिस तरह बयान दिए जाते हैं, या इसके लिए भी एक लंबी प्रोसेस होगा और लंबा काम करना पड़ेगा? देखिए, एक तो अच्छी चीज़ ये है कि तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप की जब ये मुलाकात भी हुई थी और उसमें आर्मी चीफ भी थे, तो उसमें ये बात सबने डिस्कस भी की और इसको माना कि हमने गिलगित बल्तिस्तान के लिए मुस्तकबिल में मिलकर काम करना है, और इस पर किसी का कोई इख्तलाफ नहीं था किस तरह आगे बढ़ना है। उसमें 2-3 चीज़ें इस तरह से हैं कि एक तो ये कि पाकिस्तान का एक स्टैंड है कि जो कौम मुत्तहिदा की करारदाद है उसके मुताबिक कश्मीर का मसला हल होना चाहिए, प्लेबिसाइट होना चाहिए, उनको लोगों को अपनी ज़िंदगी का हक देना चाहिए, उन्होंने डिसाइड करना है। तो उसके लिए ये अभी तक गिलगित बल्तिस्तान भी उसी के साथ है कि जब भी प्लेबिसाइट हो तो हम तो ये कहते हैं कि कराएं, आज़ाद कश्मीर में भी करवाएं, लोगों को हक़ खुद इरादियत दिया जाए, वो क्या करना चाहते हैं, किसके साथ रहना चाहते हैं, उनके पास ये हक़ हो। लेकिन अब जिस तरह से जो मकबूजा कश्मीर में भारत ने जो इक़दाम उठाया और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया कि अपना नक्शा जो है उसमें फिर मकबूजा कश्मीर को भी पाकिस्तान का इलाका दिखाया गया, और ये भारत के जवाब में था कि जब भारत ने कौम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी की है तो फिर पाकिस्तान ने भी राइट नहीं दिखाया कि हमारा भी इस पर क्लेम है, और फिर हम ठीक है हम भी नक्शे में शामिल कर लेते हैं। लेकिन अब देखना यह है कि ये अभी भी डिबेटेबल है। सोचा तो ये जा रहा है कि बाकायदा, और लगता है कि लोग भी ये चाहते हैं, इतना अरसा हो गया, 70 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर गया, वो पाकिस्तान के साथ हैं, हर तरह से बिल्कुल पाकिस्तानी, आप देख लें रहन सहन, उठना बैठना, हर तरह से ज़ुबान बोली, तो अब उसको बाकायदा एक लीगल स्टेटस जो है आइनी तौर पर भी हिस्सा बना दिया जाए। तो मुझे लगता है कि इस तरफ सारी लीडरशिप जो है यूनानिमस आगे बढ़ेगी और सारों का जो भी इस पर फैसला होगा मिलकर होगा, ये नहीं होगा कि कोई अलग हो। मौलाना फजलुर रहमान साहब की सोच मुझे थोड़ी सी अलग इस पर नजर आती है कि जी हमने इसको कश्मीर के साथ ही रखना है, लेकिन बहरहाल अब ये तमाम लीडरशिप का है कि वो इसको किस तरह से देखते हैं। मुझे लगता है कि आगे चलकर ये बाकायदा एक सूबा इंशाल्लाह पाकिस्तान का बनने जा रहा है। चलें, यही सवाल मैं आगे ज़रा रखूँ। सदीक साहब, ज़ाहिर जब ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई तो उसका एलामिया में भी ये बात शामिल थी कि ज़ाहिर वो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से मुतालबा भी शामिल था कि उसको कौमी इलाक़े में शामिल किया जाए। लेकिन उसके बावजूद ये सवाल मैं आपके सामने इसलिए रख रही हूँ कि जब भी कोई इस तरह के मामलात आते हैं तो अपोजिशन जो है वो ज़ाहिर साथ नहीं देती हुकूमत का। गो कि वो मीटिंग का हवाला भी उसामा ने दिया जो आर्मी चीफ से हुई थी तमाम हिज़्ब इख्तिलाफ के लोगों की। जब ये रिजल्ट्स आएंगे और उसके बाद का जो प्रोसेस होगा, एक मैं मिसाल दे रही हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आती है, यहाँ पर भी मरकज़ में उनकी हुकूमत है, फिर आगे उनको आईनी हकूक़ देने का मामला है, क्या करेगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून? साथ देगी उस आइन में तरमीम के हवाले से हुकूमत का? कश्मीर का ओवरऑल लार्जर पर्सपेक्टिव में सोचना भी है, फैसला भी करना है। राइट। इंडिया मोदी ने तो ये कर दिया कि गैर आईनी गैर कानूनी तौर पर मकबूजा कश्मीर को अपना हिस्सा बना दिया। अब फैसला ये करना है कि क्या हम भी आज़ाद कश्मीर को और गिलगित बल्तिस्तान को इसी तरह अपना हिस्सा बना के और ये मसला ख़त्म करना चाहते हैं या नहीं। बात दुरुस्त है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने उसके खिलाफ तीनों जो मुसलमान हैं वहाँ, शिया सुन्नी आगा खानी, सब ने मिलकर वहाँ लड़ाई की, जहाद किया और उसको निकाला। ये बात ठीक है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अगर अल्लाह करे
हम इस पोजीशन में आ जाएं, हमारा अंदरूनी इत्तेहाद भी हो, इक़्तिसादी तौर पर भी हम मजबूत हों, दुनिया में हमारा असर रसूख हो और हम वहाँ पहुँचे कि जहाँ रेफरेंडम इसका स्वाद राय हो। तो फिर गिलगित बल्तिस्तान भी तो कश्मीर का हिस्सा है, तो इन्होंने भी वोट देने हैं। मेरे पेश नज़र मैं कोई तकरीबन 1991-92 में वहाँ गया था। ये जो चीफ कोर्ट बनी है, ये मेरी रिकमेंडेशन पर, कुछ हल्के बने, कुछ और एफॉरेस्टेशन, बहुत से काम, ये मैंने काफ़ी तजावीज़ दी थी जो सारी की सारी इम्प्लीमेंट हो गए। अच्छा, उस वक्त मेरे पेश नज़र यही था कि ये इलाका जो है आइंदा चल के इन्होंने वोट देने हैं पाकिस्तान के हक में, तो अगर इसको हम मुस्तकिल सूबा बना देते हैं, मुस्तकिल पाकिस्तान का हिस्सा बना लेते हैं, तो मुस्तकबिल में क्या हमें कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा मसला कश्मीर का? ये चीज़ें सोचनी, लेकिन इसे स्टेटस दे के सही है सूबा है, लेकिन सूबाई हुकूमत वहाँ बन जाए, स्टेटस सूबे का वो तो हमने दिया हुआ है, वो तो आइन में भी मौजूद है। चले, आपको पॉइंट आया आपके आगे, जिसकी भी दायरे हुकूमत बने, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो जिनकी मरकज में हुकूमत है। फिरदौस शमीम नकवी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जरा उनका भी मौक़िफ़ ले लेते हैं। मैं आती हूँ सिद्दीक साहब, आपकी जानिब भी आती हूँ। फिरदौस साहब, ज़ाहिर मरकज़ में आपकी हुकूमत है, तो आम सोच तो यही है कि जिसकी मरकज़ में हुकूमत होती है वही हुकूमत बनाता है, लेकिन यहाँ पर रिगिंग के इल्ज़ाम लग रहे हैं, जाली पोस्टल बैलेट पेपर जारी करने के इल्ज़ाम लग रहे हैं, ठप्पे लगाने के इल्ज़ाम लग रहे हैं, सुस्त रवि के इल्ज़ाम लग रहे हैं। क्या आपका क्या मौक़िफ़ है इस बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, रिगिंग के हवाले से, धांधली के हवाले से? क्या फेयर एंड फ्री इलेक्शन ही हो रहे हैं आज के? देखिए, पाकिस्तान के अंदर इस जमात ने और ये बाकी जमातों ने एक रवायत कायम करने की कोशिश कर रही है कि नतीजा हमारे हक में होता है तो सही है, और अगर नतीजा हमारे हक में नहीं है तो धांधली है। अभी पाकिस्तान के इलेक्शन हुए तो सिंध की जो गवर्नमेंट आई है वो तो सही आई है, वो धांधली की वजह से नहीं आई है। पीटीआई की जो गवर्नमेंट मरकज में बनी है उसी इलेक्शन में वो धांधली से आई। मौलाना फजलुर रहमान किसी और पार्टी के कैंडिडेट लोग कहते हैं कि धांधली हो गई, लेकिन दोनों साथ बैठे हुए, जो जीतने वाला भी और हारने वाला भी। तो ये किस तरफ लेके जा रहे हैं मुल्क की जमहूरियत को? पहले उन्हें का फौज, हम तो अभी भी यकीन रखते हैं कि फौज को होना चाहिए, इससे कि अगर फौज जब तक नहीं आई थी तो हमने ठप्पे लगते हुए देखे हैं अपने शहर कराची के अंदर, और बेशुमार ठप्पे लगते देखे, हमने बैलेट बॉक्स तब्दील होते हुए देखे हैं। ये निज़ाम जो पीटीआई की तो हुकूमत नहीं थी गिलगित बल्तिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन का सिस्टम जिस बनाया है वो PMLN और PPP है। तो इन्होंने अच्छा निज़ाम क्यों नहीं बनाया, इसका जवाब दे दें। क्या ऐसा निज़ाम बना के जाते जिसके तहत कोई धांधली नहीं हो सकती थी? अब ये जब उनको नजर आया है, बड़े जीत रहे थे, जिस दिन से उनको पल्स और सर्वे आया है उस दिन से इनके हाथों से तोते उड़ते हुए उन्हें नजर आ रहे थे। इनके पास सिर्फ एक ही चारा रह गया कि वो ये कहते कि धांधली हो नहीं। तो फिरदौस साहब, वहाँ के मसाइल तो आप लोग जानते हैं ना, क्या मसाइल हैं वहाँ? बेरोजगारी के मसाइल हैं, तालीम के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, और सबसे बढ़ के सेहत के मसाइल, और फिर उन लोगों को आईनी हुकूक भी दिलाने। हुकूमत के पास क्या प्लानिंग है? ज़ाहिर है जो मरकज में तो आप लोगों की हुकूमत है, आप लोग जीतते हैं, तो फिर किस तरह काम करेंगे उनके मसाइल के हवाले से? नहीं, पहली चीज, सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी क्या है वो आप बताइए अवाम को, एज एन एंकर पर्सन। क्या सेहत सूबाई मसला है या मरकज का मसला है? तालीम सूबाई मसला है या मरकज का मसला है? इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें वगैरह सूबाई मसला है या मरकज का मसला है? फंड्स कहाँ से आते हैं? बेरोजगारी में फंड को अपना शेयर मिलता है, जो आइन में दिया वो मरकज दे रहा है। उन फंड्स के इस्तेमाल के बारे में पूछे ना कि वो फंड लोगों की जेबों में जा रहे हैं। मैं तो आगे की बात कर रही हूँ फिरदौस साहब, मैं तो आगे की बात कर रही हूँ। मैं तारीख की बात कर रहा हूँ कि इस वक्त 18वीं तरमीम आ जाने के बाद से सूबाई हुकूमतों की जो जिम्मेदारियां हैं, क्या वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अब 18वीं तरमीम को जब हम कहते हैं थोड़ा रोल बैक करने की जरूरत है कि मरकज का मोर से होना चाहिए सूबाई मामलात में, तो इनको तकलीफ होती है। आज से जो हम समझते हैं कि बल्तिस्तान का पहला मसला ये है कि इसको पाकिस्तान का सूबा डिक्लेयर किया जाए,
उसके अंदर पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी लिंक्ड है, खुद बल्तिस्तान का भी है। हमारी पूरा सीपैक का ट्रेड जो है वो बल्तिस्तान के थ्रू जाता है। और इतना बड़ा इनिशिएटिव है ये जो सड़कों का जाल बनाया जा रहा है कि हम चाइना को एक वार्म वाटर एक्सेस और उनका शिपिंग टाइम जो है वो 28 दिन से कम करके दुनिया से एक्सेस बढ़ा रहे हैं। तो उससे जो पाकिस्तान को फायदा होगा उसके अंदर गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा होना लाजिम व मलजूम है, वरना वो स्ट्रक्चर सही नहीं होगा। तो इसलिए पहली चीज जो है वो वादा जो की गई वो यही की गई कि हम इसको सूबे का हक देंगे। तो जब वो सूबा बन जाएगा तो उसके लिहाज से उसको नेशनल असेंबली में भी सीट, वो अपनी आवाज उनको सेनेट में भी जगह मिलेगी और वो अपनी आवाज और मौसर तरीके से अपने सूबाई मसाइल को हल करने के लिए कौमी असेंबली में और सेनेट में उठा सकेंगे। आप भी जानते हैं ना फिरदौस साहब कि मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में भी एक कमेटी बनी थी, उसमें जब सूबाई हैसियत देने की बात हुई थी तो सीटें कम थीं जिस पर आगे बात ही नहीं हो सकी थी। अब तहरीक इंसाफ को ये काम भी करना है कि नुमाइंदगी ज्यादा हो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की। और सॉरी मैं इसमें आप किसी की बात से नहीं एग्री करता। अच्छा, इससे देखिए गिलगित बल्तिस्तान की अंदर कुल वोटर्स की तादाद कितनी है? अब यहाँ तो 15 लाख की आबादी का खित्ता है, 7 लाख वोटर्स हैं, बल्कि 7 लाख से थोड़े ज्यादा ही वोटर्स हैं। अच्छा, इस वक्त आपके बाकी सूबों के अंदर कितनी आबादी के ऊपर एक प्रोविंशियल की सीट आती है? तो आप समझते हैं कि ये सही बात नहीं है? ज्यादा सीटें क्यों दी जाए? नहीं ज्यादा सीटें नहीं, अगर ये सूबा बनेंगे हाँ, तो यहाँ सीटों की तादाद पाकिस्तान के आइन के मुताबिक होगी। सही। पाकिस्तान का आइन कहता है कि 3.5 लाख की आबादी के ऊपर एक सीट है। सही। 5.5 लाख की आबादी के ऊपर एक नेशनल असेंबली। तो सीटें तो पाकिस्तान के आएंगी। ये तो नहीं हो सकता कि गिलगित बल्तिस्तान के लिए एक स्पेशल कानून बना के वहाँ सीटें ज्यादा हों, ये मुमकिन नहीं होगा जब वो पाकिस्तान का हिस्सा हो। जब तक वो एक सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के तौर पे चल रहे हैं तो उस वक्त तो वो अपने लिए जो भी उन्होंने कानून बनाए उसको ऑनर करते हैं कि 24 सीटें हैं इस वक्त और 6 सीटें जो हैं वो ख्वातीन की हैं और 3 जो हैं वो टेक्नोक्रेट्स की हैं। 33 सीटें हैं सूबाई असेंबली की उनकी। लेकिन जब वो पाकिस्तान का सूबा हो जाएगा तो फिर सीटें जो हैं इनके मुताबिक होंगी। या तो आप पूरे पाकिस्तान के अंदर वो लेके आएंगे, गिलगित बल्तिस्तान जब सूबा बन जाएगा पाकिस्तान का तो उसके बाद उसके ऊपर पाकिस्तान का आईनी लाक होगा और जो भी जितनी सीटें फैसला करेगी पाकिस्तान की कौमी असेंबली जो आइन कहेगा उसके लिहाज से होगा। अच्छा, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून तो ये कहती है कि ज़ाहिर आपके पास 2/3 अक्सरियत नहीं है, आप लोग इतना काम नहीं कर सकते। खासतौर पर पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि हम आवाज़ उठा रहे हैं इनके आइनी हकूक़ के लिए शुरू दिन से, हम ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं इनके आइनी हकूक़ पर। जी देखिए, हर पार्टी का माजी का रिकॉर्ड खुद बोलता है। पीपल्स पार्टी का सबसे ज्यादा 12-13वां साल है उनकी हुकूमत का। सूबे सिंध में जाके उनकी कारकर्दगी देख लीजिए और उस कारकर्दगी को देखने के बाद अगर आप ये कह सकती हैं कि पीपल्स पार्टी ने जबरदस्त काम किया है सिंध के अंदर और वो ही जबरदस्त काम गिलगित बल्तिस्तान में कहें तो गिलगित बल्तिस्तान के लोग बेवकूफ नहीं है। अगर सबसे ज्यादा गिलगित बल्तिस्तान के लोग बाहर किसी शहर में रहते हैं वो कराची शहर में रहते हैं, वो आपके ख्याल से अपने घर वालों को नहीं बताते होंगे? खुदा के वास्ते पीपल्स पार्टी को वोट मत देना। अच्छा। तबाह कर दिया इन्होंने सूबा सिंध को। सही, चलें आपका पॉइंट है। मैं सिद्दीक साहब से ही मौक़िफ़ ले लूँ। सिद्दीक साहब क्या कहेंगे? ज़ाहिर है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है, आपका अपना मौक़िफ़ है। हालांकि आप लोग की हुकूमत पहले गिलगित बल्तिस्तान में रह चुकी है, लेकिन उसके बावजूद मसाइल हैं वहाँ पर और सबसे बड़ा मसला सेहत का मसला है। सेहत के हवाले से कोई बड़ा हॉस्पिटल, एक बड़ा हॉस्पिटल है, बाकी जितनी सेहत की सहूलियात हैं, क्योंकि मैं खुद वहाँ के लोगों से मिल के आई हूँ, वो कहते हैं हमारे पास ना वो सहूलियात हैं, इतने दुश्वार गुजार रास्ते हैं, हम पहुँच नहीं पाते हैं बड़े अस्पतालों तक। जगह जगह अस्पताल कायम होने चाहिए थे जो कि नहीं हो सके। हमने अपने दौर में हर जिले में 10 जिले हैं, वहाँ हर जिले में एक अस्पताल बना दिया है
ये जो इस इलाके की खुसूसी हैसियत सामने आ रही है, मेरे दोस्त जो हैं वो पाकिस्तान के 3.5 लाख वोटर के एक हल्के की बात कर रहे थे, ये यहाँ लागू नहीं होता और उसका जो एक स्पेशल स्टेटस है उसके हैसियत से ही हमें उसको डील करना है, उसको फंड्स देने हैं। मैं फिर अर्ज करूँगा, आप कभी खुद दोबारा जाइए और 5 साल पहले के हालात देखिएगा और इन 5 सालों में जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी उसमें क्या हुआ वो भी देखिए। बिल्कुल इसे खुसूसी हैसियत भी चाहिए। और मेरे दोस्त जो बात कर रहे थे कि सिंध को ख़राब कर दिया है, तो मरकज़ का क्या हाल किया है PTI की हुकूमत ने। आज आटा चोरी और चीनी चोरी है और दवाइयों की चोरी है और जनाब पेट्रोल का क्या हाल है और गैस का क्या हाल है। कोई लोगों को 1 करोड़ रोजगार देते लोगों को 1 करोड़ से ज़्यादा बेरोजगार कर दिया है। 50 लाख मकान बनाते बनाते 2 लाख लोगों के मकान जो हैं वो गिरा दिए हैं। ये आपकी कारकर्दगी है। ज़्यादा इस कारकर्दगी पे तो कम से कम अपने गिरेबान में झांकें, फिर पीपल्स पार्टी की तरकीब करें। और हमने जो कुछ किया है वो भी सामने है कि हमारी जो है वो 5.7 और 8 GDP थी। अब सुबह शाम बता रहे हैं, चैनल्स पे बता रहे हैं 4% पे हम 14% से 4% पे हम इन्फ्लेशन ले आए। आपने फिर 16% 17% कर दी। आप देखें तो सही, डॉलर कहाँ पहुँचा दिया आपने बेरोजगारी कर दी, आपने सारे मंसूबे बंद हुए। सी पैक किसने शुरू किया? ये सी पैक अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने शुरू किया ना। उसका बेनिफिट गिलगित बल्तिस्तान को पहुंच रहा है। लेकिन इस वक्त सी पैक पे जिस रफ्तार से काम होना चाहिए था वो नहीं हो रहा। आप ऐसे लोगों को वहाँ बिठाते हैं जिनकी करप्शन सामने आ रही है और उसको क्या कहते हैं ये चेयरमैन रहेगा। फिर ये भी एक मूव आई कि इसको ऑडिट अकाउंट और लैब से अलग कर दे, यानी कोई पूछने वाला ना हो और जितना मर्जी माल खा जाए और उसके बावजूद आप ईमानदार। आप सोच है बाकी रह गई 8वीं तरमीम, उसमें इंशाल्लाह आपको अमेंडमेंट नहीं करने देंगे। 8वीं तरमीम में सूबों को जो खुदमुख्तारी मिली है वो बेहतर है। सही पॉइंट टेकन। ये कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं आपके। चले ठीक है, बिल्कुल 2 घंटे रह गए अब तो ये वोटिंग का अमल खत्म हो जाएगा और उसके बाद पता चल जाएगा। उसामा बस कंक्लूडिंग रिमार्क्स अपने दे दें आप, फिर हम हेडलाइन ब्रेक पर जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का, उसामा गाजी, फिरदौस सिद्दीकुल फारूक। और ज़ाहिर नाजरीन ये कुछ ही टाइम रह गया है, 2 ही घंटे रह गए हैं कि जब पता चली जाएगा कि किसको चुनते हैं गिलगित बल्तिस्तान की आवाम और कौन होगी यहाँ पर कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PTI या मुस्लिम लीग नून। अभी हेडलाइन ब्रेक लेंगे, उसके बाद ट्रांसमिशन का सिलसिला ऐसे ही बोल न्यूज़ पर जारी रहेगा। स्टे विद अस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।